अच्छा, ये वाक्य लेते हैं, वह इनमें से एक को जानता है। इसमें ये जो एक शब्द है, इसका क्या काम है यहाँ? क्या ये सिर्फ गिनती वाला एक है या कुछ और? मुझे लगता है यहीं से आज की बातचीत शुरू कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल। ये वाक्य है तो सरल सा, पर देखिए इसमें भाषा की एक बारीकी छिपी है और ये हमें सीधे आज के विषय पर ले आता है। सही कहा। और आज हम बात करने वाले हैं हिंदी व्याकरण की एक बहुत ही बुनियादी चीज, संज्ञा पर। हमारे पास कुछ सामग्री भी है, जैसे व्याकरण के नियम हैं, कुछ उदाहरण हैं और वो प्रतियोगी परीक्षाओं वाले सवाल भी हैं जिनसे मदद मिलेगी। हाँ जी। और हमारा मकसद यही है कि संज्ञा को ठीक से समझें। भाई ये है क्या, इसके अलग अलग प्रकार कौन से हैं और हिंदी वाक्यों में इसका क्या रोल है, खासकर लिंग और वचन तय करने में। कोशिश यही रहेगी कि जो भी जानकारी है उसे आसान और दिलचस्प तरीके से सामने रखूं। तो फिर शुरू करते हैं एकदम बेसिक सवाल से। ये संज्ञा आखिर है क्या चीज? किसे कहते हैं संज्ञा? देखिए बिल्कुल सीधे शब्दों में कहूँ तो किसी भी व्यक्ति का नाम, किसी वस्तु का नाम, किसी जगह का नाम, यहाँ तक कि किसी भाव या गुण का नाम, बस इसी नाम को संज्ञा कहते हैं। अच्छा, जैसे मोहन एक नाम हो गया व्यक्ति का, किताब वस्तु का नाम, दिल्ली जगह का नाम। हाँ, और जैसे खुशी या ईमानदारी ये भाव या गुण के नाम है, तो ये सब संज्ञा शब्द है। ठीक है, यानी नाम मतलब संज्ञा। पर भाषा में तो और भी बहुत सारे शब्द होते हैं, जैसे मैं, तुम, वह, या फिर जाना, आना, खाना, या अच्छा, बुरा, लंबा। तो संज्ञा इन सब से अलग कैसे है? हाँ, ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। देखिए, जो शब्द संज्ञा की जगह पर आते हैं, मतलब नाम को बार बार न दोहराना पड़े इसलिए, उन्हें कहते हैं सर्वनाम। अच्छा, जैसे मोहन अच्छा लड़का है, मोहन रोज स्कूल जाता है। इसकी जगह हम कहें मोहन अच्छा लड़का है, वह रोज स्कूल जाता है, तो यहाँ वह सर्वनाम हो गया। बिल्कुल सही। और हमारा जो पहला वाक्य था, वह इनमें से एक को जानता है, इसमें वह सर्वनाम है। हाँ, और क्रिया? क्रिया तो वो शब्द है जिनसे किसी काम के होने या करने का पता चलता है, जैसे जानना, खाना, सोचना, चलना, ये सब क्रियाएं हैं। ठीक है। और विशेषण, वो क्या करते हैं? विशेषण का काम है संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताना, मतलब वो कैसा है या कितना है। जैसे लाल गुलाब, यहाँ लाल विशेषण है, गुलाब की खासियत बता रहा है। या दो केले, यहाँ दो संख्या बता रहा है, ये भी विशेषण है। समझदार बच्चा, समझदार भी विशेषण। अब तस्वीर थोड़ी साफ हुई। तो संज्ञा यानी नाम, सर्वनाम यानी नाम की जगह आने वाला, क्रिया यानी काम, और विशेषण यानी खासियत। अच्छा, तो क्या संज्ञा बस एक ही तरह की होती है या इसके भी कुछ प्रकार, कुछ भेद होते हैं? हाँ, होते हैं। व्याकरण के जो जानकार हैं वो मानते हैं कि संज्ञा के मुख्य तौर पर 5 भेद होते हैं। 5? ओके। कौन कौन से हैं ये 5? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। अच्छा, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। इनको थोड़ा समझाएंगी? लड़का है। ठीक है, खास नाम। और जातिवाचक? जातिवाचक मतलब किसी पूरी जाति या क्लास का नाम, जिससे उस तरह की सभी चीजों का पता चले। जैसे सिर्फ नदी कहने से कोई भी नदी हो सकती है, पहाड़ कहने से कोई भी पहाड़, लड़का कहने से कोई भी लड़का। ये पूरी जाति का नाम है। समझ गया। व्यक्तिवाचक यानी स्पेसिफिक, जातिवाचक यानी जनरल, और भाववाचक? भाववाचक वो नाम है जिन्हें हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। ये किसी गुण, दशा या भाव का नाम होता है, जैसे बचपन, सुंदरता, मिठास, क्रोध, ईमानदारी। अच्छा, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज। और बाकी 2, द्रव्यवाचक और समूहवाचक? द्रव्यवाचक उन चीजों के नाम हैं जिन्हें हम माप या तौल तो सकते हैं, पर अक्सर गिन नहीं सकते, जैसे धातुएं या पदार्थ, सोना, चांदी, पानी, तेल, दूध, आटा, ये सब। ठीक है, मटीरियल नाउन्स। और आखिरी समूहवाचक? समूहवाचक, जैसा नाम से ही पता चल रहा है, ये व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह यानी ग्रुप का नाम है, जैसे भीड़, सेना, कक्षा, टीम, गुच्छा, झुंड। ये वर्गीकरण तो काफी साफ है। अच्छा, एक शब्द और कभी-कभी सुनने में आता है, निजवाचक। क्या वो भी संज्ञा का ही कोई प्रकार है? नहीं, ये एक आम कंफ्यूजन है। निजवाचक असल में संज्ञा का भेद नहीं है।
ये सर्वनाम का एक भेद है। ओह सर्वनाम का हाँ, निजवाचक सर्वनाम वो होते हैं जो कर्ता यानी काम करने वाला अपने लिए इस्तेमाल करता है। जैसे मैं यह काम स्वयं करूंगा, या तुम खुद चले जाओ, या वह अपने आप आ गया। यहाँ स्वयं, खुद, अपने आप ये निजवाचक सर्वनाम है। अच्छा, तो ये साफ हो गया कि निजवाचक सर्वनाम है, संज्ञा नहीं। संज्ञा के वही मुख्य 5 भेद हैं। चलिए अब कुछ उदाहरणों से संज्ञा को पहचानने की कोशिश करते हैं। वो हमारा पहला वाक्य है, वह इनमें से एक को जानता है। इसमें वह तो सर्वनाम हो गया, जानता है क्रिया हो गई। ये एक क्या है फिर? हाँ, यही तो मजेदार बात है। इस वाक्य में ये जो एक है ना, ये है तो संख्या, पर यहाँ काम संज्ञा का कर रहा है। संज्ञा? संज्ञा कैसे बन गई, थोड़ा समझाइए। आप सोचिए, ये एक यहाँ किसके लिए आया है? ये किसी व्यक्ति की जगह पर आया है ना? मान लीजिए वाक्य होता, वह इनमें से श्याम को जानता है, तो श्याम क्या होता? श्याम तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होता। बिल्कुल। तो यहाँ एक उसी श्याम या किसी और व्यक्ति के जगह पर इस्तेमाल हुआ है जिसका नाम नहीं लिया गया। ये उस व्यक्ति को पॉइंट आउट कर रहा है जिसे वह जानता है। इसलिए इस कॉन्टेक्स्ट में एक संज्ञा की तरह काम कर रहा है। अरे वाह, मतलब शब्द क्या है इससे ज्यादा जरूरी है कि वाक्य में वो काम क्या कर रहा है। सिर्फ शब्दकोश का मतलब काफी नहीं है। कमाल है। अच्छा, एक और उदाहरण था। कुछ शब्द दिए थे, मीठा, मधुर, चतुर और चातुर्य, और पूछा था कि इनमें से संज्ञा कौन है। हाँ, याद है मुझे। और उसका सही जवाब था चातुर्य। चातुर्य क्यों? मीठा, मधुर, चतुर क्यों नहीं? ये भी तो गुण जैसे लगते हैं, पर है नहीं। देखिए, मीठा, मधुर और चतुर ये तीनों शब्द विशेषण हैं। ये किसी संज्ञा की विशेषता बताते हैं, जैसे मीठा आम, मधुर आवाज, चतुर लोमड़ी। अच्छा, हाँ हाँ, ये तो विशेषता बता रहे हैं। जबकि चातुर्य जो है वो उस गुण का नाम है, चतुर होने का भाव या गुण। इसे हम महसूस कर सकते हैं। ये एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है, इसलिए ये भाववाचक संज्ञा है। और इन विशेषणों से मतलब मीठा, मधुर, चतुर से और भी संज्ञाएं बनती हैं क्या? हाँ, बिल्कुल बनती है। जैसे मीठा विशेषण से बनती है भाववाचक संज्ञा मिठास, मधुर से बनती है मधुरता, और चतुर से बनती है चतुराई या फिर चातुर्य। ये सभी भाववाचक संज्ञाएं हैं, गुणों के नाम। ये समझना बड़ा काम का है कि विशेषण और संज्ञा कैसे जुड़े हैं। अच्छा, एक और सिंपल सा शब्द लेते हैं, हवा। ये क्या है? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। हवा एक संज्ञा है। सीधी सी बात है, ये एक चीज का नाम है जिसे हम महसूस करते हैं। किस तरह की संज्ञा होगी ये? इसे हम जातिवाचक संज्ञा कह सकते हैं, क्योंकि हवा एक तरह के पदार्थ यानी वायु का बोध कराती है। ये न तो किसी की जगह आई है सर्वनाम, न कोई काम बता रही है क्रिया, न ही विशेषता विशेषण। ये बस एक नाम है। ठीक है, ये तो आसान था। अब एक थोड़ा टेढ़ा वाला उदाहरण। एक वाक्य था, टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। अब यहाँ टहलना क्या है? सुनने में तो एकदम क्रिया जैसा लगता है। हाँ, लगता तो क्रिया जैसा ही है, क्योंकि टहलना मूल रूप से एक क्रिया ही है। पर इस वाक्य में जरा गौर कीजिए, ये कर्ता यानी सब्जेक्ट की जगह पर आया है। वाक्य किसके बारे में है? टहलना के बारे में। हाँ, बात तो टहलना के बारे में हो रहे हैं। तो यहाँ टहलना शब्द जो है वो टहलने के काम या उस गतिविधि के नाम की तरह इस्तेमाल हो रहा है। तो क्या ये भी संज्ञा है, क्रिया होते हुए भी? हाँ बिल्कुल, इस वाक्य में टहलना संज्ञा का रोल निभा रहा है। व्याकरण की भाषा में इसे एक खास नाम दिया गया है, क्रियार्थक संज्ञा। क्रियार्थक संज्ञा, ये पहली बार सुन रहा हूँ। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब जब कोई क्रिया अपने मूल रूप में, मतलब इन्फिनिटिव फॉर्म में, जैसे चलना, पढ़ना, सोना, हंसना, वाक्य में संज्ञा की तरह इस्तेमाल हो जाए, किसी काम के नाम की तरह, तो उसे क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं। यहाँ टहलना शब्द टहलने के एक्शन का नाम बन गया है। इसकी तुलना सामान्य क्रिया से कैसे करें? जैसे मैं टहलता हूं मैं। हाँ, अच्छा सवाल है। देखिए, जब हम कहते हैं मैं रोज टहलता हूं, तो यहाँ टहलता हूं क्रिया है। ये बता रही है कि कर्ता मैं क्या काम कर रहा है और कब कर रहा है, वर्तमान काल। लेकिन जब हम कहते हैं टहलना अच्छा है, तो यहाँ टहलना सिर्फ उस काम का नाम है। इसमें न तो कोई काल है, न ही ये बताया गया है कि कौन टहल रहा है। ये बस एक विचार है, एक एक्शन का नाम। समझ गया। और ये जो क्रियार्थक संज्ञा है,
इसे हम उन 5 भेदों में से किस में रखेंगे? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक? कार्य को ही एक नाम के रूप में दिखाती है। टहलना, यहाँ टहलने के कार्य का या उसके भाव का नाम है। ये तो वाकई बड़ा दिलचस्प है कि कैसे एक क्रिया भी संज्ञा का रूप ले सकती है। भाषा सच में कितनी फ्लेक्सिबल है। अच्छा, अब ये समझते हैं कि व्याकरण में संज्ञा को इतना इंपॉर्टेंस क्यों दिया जाता है? इसका असर क्या होता है वाक्य पर? संज्ञा का महत्व बहुत ज्यादा है, खासतौर पर हिंदी जैसी भाषाओं में। आप देखिए, हिंदी में शब्दों का लिंग तय करने में, यानी कोई शब्द पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग, इसमें संज्ञा का रोल सेंट्रल है। अच्छा, मतलब संज्ञा ही तय करती है कि उसके साथ आने वाली क्रिया या विशेषण कैसा होगा, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग? जैसे हम कहते हैं बड़ा कमरा पर बड़ी मेज। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। कमरा शब्द पुल्लिंग संज्ञा है, इसलिए उसके साथ विशेषण बड़ा आया। मेज शब्द स्त्रीलिंग संज्ञा है, तो विशेषण बड़ी हो गया। क्रिया भी ऐसे ही बदलती है। लड़का गया, लड़की गई। ये लिंग का फैसला संज्ञा के आधार पर हुआ। और वचन के बारे में क्या? सिंगुलर, प्लूरल, एक वचन, बहुवचन? वचन का प्रयोग भी मुख्य रूप से संज्ञा के लिए ही होता है। हम कहते हैं लड़का एक और लड़के अनेक, किताब एक और किताबें अनेक। संज्ञा का रूप बदलता है वचन के हिसाब से। लेकिन जब वचन बदलता है तब तो सर्वनाम, विशेषण, क्रिया सब कुछ बदल जाता है। जैसे काला घोड़ा दौड़ रहा है से काले घोड़े दौड़ रहे हैं, या वह आया से वे आए। हाँ, आपका सवाल बिल्कुल सही है। बदलाव सब में दिखता है, लेकिन इन सब का आधार, इन सब की जड़ संज्ञा ही है। सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के जो रूप बदलते हैं ना, वो असल में संज्ञा के हिसाब से ही बदलते हैं। अच्छा। हाँ, जब संज्ञा का वचन बदला, घोड़ा से घोड़े, तो उसी पर निर्भर होकर विशेषण काला से काले और क्रिया रहा है से रहे हैं भी बदल गए। तो कह सकते हैं कि कंट्रोल संज्ञा के हाथ में है, बाकी शब्द उसे फॉलो करते हैं। समझ गया। तो संज्ञा सिर्फ नाम बताने वाला शब्द ही नहीं है, ये तो हिंदी वाक्य की पूरी संरचना, उसके स्ट्रक्चर का आधार है। लिंग और वचन इसी से तय होते हैं और फिर ये वाक्य के बाकी शब्दों को भी अपने हिसाब से ढाल लेती है। एकदम सही कहा आपने। संज्ञा को समझे बिना हिंदी की वाक्य रचना को गहराई से समझना मुमकिन ही नहीं है। ये व्याकरण की रीढ़ की हड्डी की तरह है, कह सकते हैं। तो आज की इस पूरी बातचीत में हमने संज्ञा के कई सारे पहलुओं को देखा। हमने समझा कि संज्ञा क्या है, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण या भाव का नाम। फिर हमने इसके 5 मुख्य प्रकार जाने: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। और हमने ये भी साफ किया कि वो जो निजवाचक है वो असल में सर्वनाम है, संज्ञा का प्रकार नहीं है। ये कंफ्यूजन दूर करना जरूरी था। हाँ बिल्कुल। और हमने कुछ मजेदार उदाहरण भी देखे, जैसे कैसे वो गिनती वाला एक भी वाक्य में संज्ञा बन सकता है, चातुर्य जैसी भाववाचक संज्ञा को पहचाना, हवा जैसी आम जातिवाचक संज्ञा को देखा। और सबसे अनोखा उदाहरण शायद वो टहलना वाला था, जहां एक क्रिया ही संज्ञा का काम कर रही थी, जिसे हमने क्रियार्थक संज्ञा कहा। यह दिखाता है कि शब्दों की भूमिका वाक्य में कैसे बदल सकती है। बिल्कुल। और आखिर में हमने ये समझा कि हिंदी व्याकरण में संज्ञा की भूमिका कितनी कितनी सेंट्रल है। लिंग और वचन का निर्धारण मुख्य रूप से संज्ञा ही करती है और इसका असर पूरे वाक्य की बनावट पर पड़ता है। निश्चित रूप से। और ये समझ सिर्फ परीक्षाओं के लिए नहीं, बल्कि भाषा को सही ढंग से इस्तेमाल करने के लिए, चाहे वो लिखना हो या बोलना हो, बहुत ही जरूरी है। हाँ, आज संज्ञा को लेकर काफी कुछ साफ हुआ। और जाते जाते एक बात सोचने के लिए छोड़ जाती हूँ। हमने देखा कि भाषा कितनी लचीली है कि वो एक क्रिया यानी एक एक्शन, टहलना, को भी एक चीज या एक विचार संज्ञा की तरह दिखा सकती है। हाँ, ये सोचने वाली बात तो है। तो सवाल ये उठता है कि क्या हमारी रोजमर्रा के बातचीत में, हमारी भाषा में ऐसे और भी उदाहरण छिपे हुए हैं जहां शब्द अपनी आम भूमिका से हटकर कोई और रोल निभा रहे हों? क्या कभी कोई क्रिया विशेषण की तरह काम करती है या कोई विशेषण संज्ञा बन जाता है? भाषा के इस लचीलेपन पर, शब्दों के इन बदलते रूपों पर कभी गौर कीजिएगा। बड़ा दिलचस्प है ये सब। नमस्कार। आज हम भाषा की एक बहुत ही जरूरी कड़ी पर बात करने वाले हैं, संज्ञा। हाँ, संज्ञा। और उसमें भी हम आज खास तौर पर व्यक्तिवाचक संज्ञा को देखेंगे। बिल्कुल। हम अक्सर शब्द इस्तेमाल करते हैं पर सोचते नहीं कि व्याकरण में उनकी पहचान क्या है। आज थोड़ा इसी को समझते हैं। हाँ, और इसके लिए हमारे पास कुछ दिलचस्प चीजें भी हैं। ये असल में नॉक कंपटीशन वाले जो एग्जाम होते हैं, उनमें पूछे गए सवाल हैं।
अच्छा। और उनका एनालिसिस। तो ये सवाल ना सिर्फ हमें रटाते हैं बल्कि दिखाते भी हैं कि असल में गलती कहाँ होती है पहचानने में। तो आज का मिशन साफ है, इन सोर्सेस की मदद से व्यक्तिवाचक संज्ञा को मतलब ठीक से समझना है, जी। क्या है, उदाहरण क्या है, और सबसे जरूरी इसे दूसरे भेदों से, खासकर जातिवाचक संज्ञा से कैसे अलग करें, इस पर थोड़ा ध्यान देंगे। बिल्कुल। और यह सिर्फ किताबी बात नहीं है, भाषा साफ हो इसके लिए ये अंतर समझना बहुत जरूरी है। सही कहा। जैसे आपने कहा ना, नदी और गंगा, क्या एक ही बात है या फिर पहाड़ और हिमालय? व्याकरण में इनमें क्या फर्क है? दिलचस्प है, यहीं से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये व्यक्तिवाचक संज्ञा, ये आखिर चीज क्या है, क्या कहती है परिभाषा? देखिए, हमारे स्रोत मतलब जो परीक्षा के सवालों पर आधारित हैं, वो सीधी सी परिभाषा देते हैं कि जो संज्ञा शब्द किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराते हैं, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अच्छा। अब यहाँ ना सबसे जरूरी शब्द है विशेष। विशेष, स्पेसिफिक। हाँ, स्पेसिफिक मतलब कोई एक खास, बिल्कुल अनूठा, जिसके जैसा कोई और न हो, उस कॉन्टेक्स्ट में। समझ गया। जैसे वो सवालों में एक उदाहरण था, चेन्नई। हाँ, चेन्नई ये दुनिया का कोई भी शहर तो नहीं है ना? ये भारत का एक खास महानगर है। तो ये हुआ व्यक्तिवाचक। ठीक, एकदम सही। चेन्नई सुनते ही दिमाग में एक खास जगह की तस्वीर आती है। हाँ। और ये अकेला उदाहरण नहीं है। हाँ। हमारे पास जो सवाल है उनमें कई नाम हैं, जैसे देश का नाम भारत। भारत, हाँ। दुनिया में बहुत देश है, पर भारत एक विशेष देश है। और नदियों के नाम, जैसे सूत्री में थे गंगा, यमुना, कावेरी। बिल्कुल, ये भी तो खास नदियों के नाम हैं। हम किसी भी बहती हुई धारा को तो गंगा नहीं कह सकते ना। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसी तरह व्यक्तियों के नाम, राधा, मोहन, राम, रहीम, राकेश, रमेश, सीता, श्याम, ये सब किसी ना किसी खास इंसान की पहचान है। सोचिए, अगर हम सबके नाम एक ही होते। अरे बाप रे, कितनी गड़बड़ होती है ना? हाँ। और जगहों के नाम भी हैं, जैसे काशी, पटना, दिल्ली, इलाहाबाद। जी। यहाँ तक कि एक सवाल में चांदनी चौक भी था। वो भी व्यक्तिवाचक है? हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो दिल्ली के अंदर एक विशेष इलाके का नाम है। अच्छा। तो ये दिखाता है कि विशेष का मतलब सिर्फ बड़े स्केल पर नहीं, छोटे स्केल पर भी हो सकता है। हाँ, हिमालय। और जैसे धार्मिक ग्रंथ या किताबें, रामायण, गीता या रामचरितमानस, ये खास किताबें हैं। हिंदुस्तान भी, जो भारत का एक विशेष नाम है। तो इन सब उदाहरणों में चेन्नई, भारत, गंगा, राम, काशी, हिमालय, रामायण, कॉमन बात यह है कि ये अपनी कैटेगरी में अकेले हैं, यूनिक हैं। हाँ, ये किसी ग्रुप का नाम नहीं, बल्कि उस ग्रुप के एक खास मेंबर का नाम है। आपने बिल्कुल सार पकड़ लिया। उनकी पहचान ही उनकी विशिष्टता है, उनका प्रॉपर होना। इसीलिए अंग्रेजी में प्रॉपर नाउन कहते हैं। प्रॉपर नाउन, हाँ। ये नाम किसी वर्ग या जाति को नहीं दिखाते, बल्कि एक अकेली यूनिट को दिखाते हैं। लेकिन यहीं पर थोड़ा कंफ्यूजन होता है ना? खासकर जब हम व्यक्तिवाचक की तुलना जातिवाचक से करते हैं। हाँ, ये आम है। जैसे उस स्रोत में नदी शब्द पर सवाल था, नदी व्यक्तिवाचक क्यों नहीं है जबकि गंगा है? ये सवाल बिल्कुल उस अंतर की जड़ पर है। नदी शब्द व्यक्तिवाचक इसलिए नहीं है क्योंकि ये दुनिया की किसी भी नदी के लिए इस्तेमाल हो सकता है। अच्छा। नील, अमेज़न, यमुना, कोई भी। ये एक पूरी जाति या कह लें कि वर्ग, कैटेगरी का बोध कराता है। पानी का बहता हुआ नेचुरल फ्लो। इसलिए नदी है जातिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन। अच्छा। तो नदी एक जेनेरिक शब्द है, एक लेबल जो कई चीजों पर लग सकता है। लेकिन गंगा एक स्पेसिफिक नाम है जो सिर्फ एक खास नदी को मिला है। बिल्कुल। इसीलिए नदी जातिवाचक और गंगा, यमुना, कावेरी व्यक्तिवाचक। ये तो लॉजिकल है। एकदम लॉजिकल। और यही लॉजिक दूसरी कैटेगरी पर भी लगता है। जैसे स्रोत में पहाड़ शब्द का जिक्र था। हाँ, पहाड़। पहाड़ जातिवाचक है क्योंकि ये किसी भी ऊंचे लैंडमास के लिए इस्तेमाल हो सकता है। आल्प्स, रॉकीज, विंध्य, कोई भी। ये पहाड़ों के पूरे वर्ग को दिखाता है। पर जैसे ही हम कहते हैं हिमालय, हाँ, तब हम दुनिया की एक खास पर्वत श्रृंखला की बात कर रहे होते हैं, जिसकी अपनी पहचान है, लोकेशन है, चोटियां हैं। तो हिमालय व्यक्तिवाचक हो गया। तो बेसिक फर्क है कोई भी बनाम कोई खास। एकदम सही पकड़ा आपने। कोई भी मतलब जातिवाचक, कोई खास मतलब व्यक्तिवाचक। हाँ। और यही भेद भाषा को सटीक बनाता है। अगर मैं कहूं मैं पहाड़ पर गई थी, तो आपको पता नहीं चलेगा किस पहाड़ पर। हाँ, बिल्कुल। लेकिन अगर मैं कहूं मैं हिमालय पर गई थी, तो बात एकदम साफ हो जाती है। ये क्लैरिटी वाकई बहुत जरूरी है।
उन परीक्षा वाले सवालों में एक सवाल था जो शायद इसी समझ को टेस्ट कर रहा था। हाँ था। उसमें पूछा था कि किस ऑप्शन में सारे शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं, और सही ऑप्शन था राम, रामचरितमानस, गंगा। हाँ ये अब हमें बिल्कुल साफ है कि क्यों। जी। राम विशेष व्यक्ति, रामचरितमानस विशेष ग्रंथ, गंगा विशेष नदी। हाँ, लेकिन उससे भी ज्यादा सीखने को मिलता है गलत ऑप्शंस को देखकर। अच्छा, कैसे? तो कि एग्जाम बनाने वाले अक्सर वही गलतियां डालते हैं जो लोग आमतौर पर करते हैं। जैसे एक ऑप्शन में कृष्ण और कामायनी तो व्यक्तिवाचक थे, हाँ, ये तो है। पर साथ में मिठास शब्द डाल दिया था। मिठास, हाँ। ये किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम तो नहीं है, ये तो एक गुण है। एक एहसास है। बिल्कुल। स्वाद का अनुभव। हाँ। तो ये व्यक्तिवाचक नहीं हो सकता। ये कौन सी संज्ञा हुई फिर? ये है भाववाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसका जिक्र भी हमारे स्रोतों में आता है। भाववाचक संज्ञा, अच्छा। भाववाचक संज्ञाएं गुण, दशा, भाव, अवस्था वगैरह बताती हैं, जिन्हें हम छू या देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। जैसे सुंदरता, बचपन, क्रोध, बुढ़ापा। समझ गया। तो उस ऑप्शन में मिठास डालकर उन्होंने व्यक्तिवाचक की समझ को परखा। एक और गलत ऑप्शन में शायद लखनऊ के साथ आम और बुढ़ापा थे। बिल्कुल। लखनऊ तो एक विशेष शहर है, तो व्यक्तिवाचक। हाँ। लेकिन आम तो किसी भी आम फल के लिए यूज होता है। हाँ। तो ये हुआ जातिवाचक, कॉमन नाउन। और बुढ़ापा फिर से एक अवस्था है, यानी भाववाचक, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और एक आखिरी गलत ऑप्शन था जिसमें ममता, वकील और पुस्तक थे शायद। हाँ, ममता अगर किसी का नाम है तब तो व्यक्तिवाचक हो सकती है, लेकिन यहाँ शायद माँ के स्नेह वाले भाव के रूप में दिया गया होगा। हाँ, ज्यादा चांस वही है। तो वो भाववाचक। वकील एक प्रोफेशन है, कोई भी वकील हो सकता है, इसलिए ये जातिवाचक। और पुस्तक भी किसी भी किताब के लिए यूज होता है, तो वो भी जातिवाचक। तो उस एक सवाल के एनालिसिस से ही हमें व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक तीनों के बीच का फर्क काफी हद तक समझ आ गया। हाँ, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के सवालों का एक फायदा है, वो अक्सर कंपैरेटिव अंडरस्टैंडिंग मांगते हैं। बिल्कुल। ये सिर्फ परिभाषा रटने से आगे की बात है। ये शब्दों के इस्तेमाल और उनके अर्थ की गहराई को समझने की बात है। सही। वैसे जब संज्ञा के भेदों की बात चली रही है, तो हमारे स्रोत बताते हैं कि हिंदी में मुख्य रूप से 5 भेद माने जाते हैं। 5 भेद? अच्छा। हाँ। हमने व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक की बात की। बाकी 2 हैं समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। समूहवाचक और द्रव्यवाचक, ये क्या होते हैं, थोड़ा संक्षेप में बताएंगी? समूहवाचक संज्ञा मतलब कलेक्टिव नाउन वो होती है जो किसी ग्रुप या झुंड का बोध कराती है। जैसे सेना, कक्षा, भीड़, टीम, परिवार, गुच्छा। शब्द एक वचन होता है पर मतलब समूह का निकलता है। अच्छा। और द्रव्यवाचक संज्ञा यानी मटीरियल नाउन वो होती है जिससे किसी पदार्थ या द्रव्य का पता चलता है, जिसे हम नाप तौल सकते हैं पर अक्सर गिन नहीं सकते। जैसे सोना, चांदी, पानी, तेल, दूध, गेहूं। दिलचस्प। तो संज्ञा का संसार तो वाकई काफी बड़ा है, व्यक्ति, जाति, भाव, समूह, पदार्थ। हाँ, काफी। पर आज हमारा मेन फोकस व्यक्तिवाचक पर था। अगर मैं सारी चर्चा को समेटने की कोशिश करूं तो व्यक्तिवाचक संज्ञा वो नाम है जो किसी एक खास, यूनिक चीज या हस्ती को दिया जाता है ताकि उसे उसकी पूरी जाति या वर्ग से अलग पहचाना जा सके। बिल्कुल सही। यही उसका बेसिक काम है, स्पेसिफिक बनाना, पहचान को नैरो डाउन करना, सटीक बनाना। हाँ, जब आप व्यक्तिवाचक संज्ञा यूज करती हैं तो सुनने वाले के मन में कोई कंफ्यूजन नहीं रहता कि आप किसकी बात कर रहे हैं। आप सीधे उसी एक चीज पर पहुंच जाते हैं। ये रोज की बातचीत में कितना जरूरी है, शायद हम इस पर उतना ध्यान नहीं देते। सही कहा। लेकिन सोचिए, अगर व्यक्तिवाचक संज्ञाएं ना होती तो बातचीत कितनी मुश्किल और गोलमोल हो जाती। मैं उस आदमी से मिला जो शहर में रहता है और उस नदी के किनारे काम करता है। कितना कंफ्यूजिंग है। हाँ, बिल्कुल। बनाम मैं राम से मिला जो दिल्ली में रहता है और यमुना के किनारे काम करता है। एकदम क्रिस्टल क्लियर। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। व्याकरण सिर्फ नियमों का जाल नहीं है। ये भाषा को असरदार और कुशल बनाने का टूल है। व्यक्तिवाचक और जातिवाचक का ये फर्क समझना उसी कुशलता की तरफ एक कदम है। सही बात है। ये हमें सिखाता है कि कब हमें जनरल बात करनी है,
जातिवाचक और कब हमें किसी खास चीज पर पॉइंट करना है। तो आज हमने कंपटीशन वाले सवालों के आईने में व्यक्तिवाचक संज्ञा को देखा, समझा। जी। हमने जाना कि ये किसी विशेष व्यक्ति जैसे राम, सीता, स्थान, दिल्ली, काशी, चेन्नई, नदी, गंगा, यमुना, पर्वत, हिमालय, ग्रंथ, रामायण, गीता वगैरह का नाम होता है। बिल्कुल। और हमने ये भी देखा कि इसे जातिवाचक जैसे नदी, पहाड़, शहर, पुस्तक और भाववाचक जैसे मिठास, बुढ़ापा संज्ञाओं से कैसे अलग किया जाए। हाँ, और ये समझना जरूरी है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा की ये जो विशिष्टता है, ये कभी-कभी कॉन्टेक्स्ट पर भी डिपेंड कर सकती है, लेकिन बेसिक प्रिंसिपल वही रहता है। क्या ये नाम उस कैटेगरी में किसी एक खास चीज को दिखा रहा है या पूरी कैटेगरी को? व्यक्तिवाचक स्पेसिफिक बनाता है, जातिवाचक जनरल। ये वाकई भाषा के स्ट्रक्चर को समझने में मदद करता है। और उम्मीद है कि इस चर्चा से व्यक्तिवाचक संज्ञा को लेकर जो भी थोड़ी बहुत कंफ्यूजन रही होगी, वो कुछ हद तक दूर हुई होगी। हाँ, मुझे तो काफी क्लैरिटी मिली। ये सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं, बल्कि अपनी भाषा पर पकड़ मजबूत करने के लिए भी जरूरी है। तो चलिए इस चर्चा को खत्म करते हुए श्रोताओं के लिए एक छोटा सा सवाल छोड़ जाते हैं। जरूर। हमने व्यक्तियों, स्थानों, नदियों, ग्रंथों वगैरह के खास नामों को व्यक्तिवाचक संज्ञा माना। अब सोचिए आजकल के जमाने में जो ब्रांड नेम्स हैं, जैसे एप्पल, कंपनी ऑफ फोन, अमूल, डेली ब्रांड, नाइकी, स्पोर्ट्स ब्रांड, क्या ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा की कैटेगरी में आएंगे? ये भी तो अपने प्रोडक्ट्स या कंपनियों के लिए स्पेसिफिक नाम है। ये एक बहुत ही रेलेवेंट और दिलचस्प सवाल है। आज हमने जो सीखा विशेष होने की कसौटी, उस पर इन ब्रांड नामों को कसकर देखिएगा। हाँ। क्या ये उसी तरह विशेष है जैसे राम या गंगा? इस पर सोचने से व्यक्तिवाचक संज्ञा का कॉन्सेप्ट आज के जमाने में और भी साफ हो सकता है। नमस्कार, और इस विश्लेषण में आप सबका स्वागत है। नमस्कार। आज हम हिंदी व्याकरण की एक बहुत ही अहम कड़ी पर बात करने वाले हैं, जातिवाचक संज्ञा। जी, कॉमन नाउन जिसे कहते हैं। बिल्कुल। हमारे पास जो सामग्री है वो अलग अलग कम्पिटिटिव एग्जाम्स, आप जानते हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी, KVS PRT, UPSSC, UPSI, DSSB और भी कई हैं, उनमें पूछे गए सवालों और जवाबों का एक तरह से संकलन है। हाँ, और ये सारे सवाल जातिवाचक संज्ञा के आसपास ही घूमते हैं। सही कहा। तो आज का हमारा मकसद ही यही है कि इन स्रोतों के जरिए हम गहराई से समझें कि भाई ये जातिवाचक संज्ञा आखिर है क्या भला, इसे पहचाने कैसे, उदाहरण क्या है और क्यों ये जानना जरूरी है। बिल्कुल, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले परिभाषा से ही शुरू करते हैं। जातिवाचक संज्ञा होती क्या है? देखिए, बहुत सरल शब्दों में जातिवाचक संज्ञा वो शब्द हैं जो किसी एक खास इंसान या चीज या जगह का नाम नहीं बताते, बल्कि उस जैसे सभी व्यक्तियों, वस्तुओं या स्थानों की पूरी जाति, मतलब पूरी कैटेगरी, पूरे वर्ग का बोध कराते हैं। अच्छा, तो मतलब ये किसी टाइप का नाम है, बिल्कुल, किसी इंडिविजुअल का नहीं। एकदम सही। जैसे मान लीजिए हम कहते हैं नदी, तो ये किसी एक खास नदी, गंगा या यमुना, उसका नाम नहीं है। नहीं, ये दुनिया की किसी भी नदी के लिए इस्तेमाल हो सकता है। ये नदी होने की पूरी जाति बता रहा है। समझ गई। तो ये एक जनरल टर्म हुआ, स्पेसिफिक नेम नहीं। और हमारे पास जो ये परीक्षा वाली सामग्री है, उसमें इसके कई उदाहरण हैं। हाँ, बहुत हैं। जैसे एक सवाल मुझे याद आ रहा है, बूढ़ा शब्द पर था। अब बूढ़ा किसी एक खास बुजुर्ग का नाम तो नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये शब्द तो किसी भी बूढ़े व्यक्ति के लिए इस्तेमाल हो सकता है, उनकी पूरी श्रेणी। तो स्रोत इसे जातिवाचक संज्ञा मानते हैं। ये ठीक है ना? एकदम सही समझा आपने। और ऐसे तो ढेरों उदाहरण हैं इन स्रोतों में, जैसे पहाड़। कोई भी पहाड़, हाँ, कोई भी पहाड़, नदी, कोई भी नदी, लड़का, कोई भी लड़का, मनुष्य, पूरी मानव जाति। हाँ, मनुष्य। फिर घर, जानवर, बच्चा, शहर, देश, महाद्वीप, पुस्तक, मेज, कुर्सी, पंखा, फूल, पेड़, हथियार, आदमी, ये सारे शब्द अपनी पूरी जाति, अपनी पूरी किस्म का बोध कराते हैं। एक स्रोत में एक वाक्य भी था, याद है, पशु चर रहे हैं। हाँ हाँ। अब यहाँ पशु किसी एक गाय या भैंस की बात नहीं कर रहा, नहीं, ये पूरी पशु जाति की बात कर रहा है। कोई भी पशु हो सकता है, इसीलिए पशु यहाँ जातिवाचक संज्ञा है। हाँ, ये सामान्य बनाम विशेष वाला जो फर्क है, ये समझना यहाँ बहुत जरूरी लग रहा है। बिल्कुल, यही कुंजी है। और स्रोतों ने इस फर्क को और साफ करने के लिए उन शब्दों के उदाहरण भी दिए हैं जो जातिवाचक नहीं है। हाँ, ताकि कंफ्यूजन न हो। जैसे नाम दिए हैं सुरेश, मोहन, कृष्ण, श्याम।
फिर जगहों के नाम, नेपाल, हिमालय, दिन का नाम मंगलवार, नदियों के नाम नर्मदा, गंगा, त्योहार, होली, दिशा, पूर्व। अब ये सब जातिवाचक नहीं है, तो फिर ये क्या है? ये सब उदाहरण है व्यक्तिवाचक संज्ञा के, प्रॉपर नाउन जिसे कहते हैं। अच्छा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जैसा नाम से ही पता चल रहा है, किसी एक विशेष, किसी एक खास व्यक्ति, स्थान, नदी, पर्वत, दिन, महीने, त्योहार वगैरह का नाम होती है। ये उसकी पहचान है। स्पेसिफिक पहचान। हाँ, जैसे स्रोत बताते हैं कि नर्मदा जातिवाचक नहीं है। क्यों? क्योंकि ये दुनिया की सारी नदियों का नाम नहीं है। नहीं। ये भारत की एक विशेष नदी का नाम है, उसकी अपनी पहचान है। जबकि नदी शब्द वो जातिवाचक है, क्योंकि वो किसी भी नदी के लिए इस्तेमाल हो सकता है। नर्मदा, गंगा, यमुना, नील, अमेज़न सब नदियां हैं। अच्छा, तो नदी हो गया टाइप, हाँ, जातिवाचक, और नर्मदा हो गई उस टाइप की एक मेंबर, व्यक्तिवाचक। बिल्कुल सही। इसी तरह एक स्रोत में कौवा और हिमालय का जिक्र था, है ना? हाँ था। तो स्रोत के हिसाब से कौवा जातिवाचक है। ये एक पक्षी की पूरी प्रजाति का नाम है, सारे कौवे इसमें आ गए। लेकिन हिमालय वो व्यक्तिवाचक है, क्योंकि वो दुनिया के सारे पहाड़ों का नाम नहीं है। नहीं, वो एक खास पर्वत श्रृंखला है। बिल्कुल, वो उत्तर भारत की एक विशेष पर्वत श्रृंखला का नाम है। हाँ, अगर हम सिर्फ पर्वत कहें तो वो जातिवाचक हो जाएगा। हाँ, क्योंकि पर्वत शब्द किसी भी पर्वत के लिए इस्तेमाल हो सकता है। हिमालय, आल्प्स, एंडीज सब पर्वत हैं। तो ये फर्क समझना परीक्षाओं के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अक्सर यहीं फंसाते हैं। ये बात तो है। अच्छा, व्यक्तिवाचक से अंतर तो काफी साफ हो गया, लेकिन स्रोतों में कुछ और तरह के शब्द भी थे जो जातिवाचक नहीं बताए गए। अच्छा, जैसे गर्मी, मोटाई, घृणा, दुख, मिठास, ममता, समता, कटुता। एक स्रोत ने तो खास तौर पर कहा कि घृणा जातिवाचक नहीं है। तो फिर ये शब्द किस कैटेगरी में आएंगे? देखिए, ये शब्द जो हैं गर्मी, मोटाई, घृणा, दुख, मिठास, ये किसी भाव, इमोशन या गुण, क्वालिटी, या अवस्था, स्टेट, या दशा, कंडीशन का नाम बता रहे हैं। अच्छा, हाँ। इन्हें व्याकरण में भाववाचक संज्ञा कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम देख या छू नहीं सकते, है ना? हाँ, महसूस कर सकते हैं बस। बिल्कुल, सिर्फ महसूस किया जा सकता है या समझा जा सकता है। तो घृणा एक भाव है, गर्मी एक अवस्था है, मोटाई एक गुण है, दुख एक भाव है, मिठास एक गुण है। ये सब भाववाचक संज्ञाएं हैं। दिलचस्प बात यह है कि एक स्रोत में लता शब्द का जिक्र है और कहा गया है कि ये भाववाचक नहीं है। हाँ, ये अच्छा पॉइंट है। लता शब्द सुनने में शायद थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट लगे, पर ये किसी भाव या गुण का नाम नहीं है। नहीं, लता का मतलब होता है बेल, है ना? एक तरह का पौधा। क्रीपर या वाइन जिसे कहते हैं। हाँ, बेल। क्योंकि ये पौधे की एक पूरी जाति, एक पूरे प्रकार का बोध कराता है, इसलिए स्रोत इसे जातिवाचक संज्ञा मानते हैं, भाववाचक नहीं। अच्छा, तो यहाँ भी वही लॉजिक लगा। क्या शब्द किसी श्रेणी को दिखा रहा है या किसी अमूर्त भावगुण को? बिल्कुल, श्रेणी या प्रकार मतलब जातिवाचक, अमूर्त भाव, गुण, अवस्था मतलब भाववाचक। समझ गए। तो व्यक्तिवाचक, स्पेसिफिक नेम, भाववाचक, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट, और जातिवाचक, जनरल कैटेगरी। इन तीनों में अंतर अब साफ है। लेकिन एक और तरह की संज्ञा का जिक्र था स्रोतों में। कौन सी? समूहवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन। उदाहरण दिए थे जैसे सेना, परिवार, गुच्छा, दल, छत्ता। हाँ, समूहवाचक संज्ञा। ये शब्द भी तो एक से ज्यादा लोगों या चीजों के बारे में बताते हैं। तो ये जातिवाचक से अलग कैसे हुए? एक स्रोत कहता है कि बेल समूहवाचक नहीं है। हाँ, ये एक और जरूरी अंतर है। देखिए, सेना, परिवार, गुच्छा, दल, छत्ता, ये शब्द व्यक्तियों या वस्तुओं के एक समूह, एक कलेक्शन, एक झुंड का बोध कराते हैं। और उस समूह को एक इकाई, एक सिंगल यूनिट के रूप में देखते हैं, इसलिए इन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है। जातिवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा में मुख्य अंतर यह है, जातिवाचक संज्ञा उस समूह के हर एक सदस्य के प्रकार, टाइप को बताती है, जबकि समूहवाचक संज्ञा उस पूरे समूह को ही एक नाम देती है। अच्छा, एक उदाहरण से समझाएंगे प्लीज, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। जरूर। जैसे सेना एक समूहवाचक संज्ञा है, ये बहुत सारी सिपाहियों के एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप का नाम है ना? हाँ। लेकिन सिपाही शब्द वो जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि वो उस सेना की किसी भी सदस्य का प्रकार बताता है। सिपाही एक प्रकार का व्यक्ति या पद है। अच्छा, हाँ। एक और उदाहरण, गुच्छा।
चाबियों का गुच्छा, अंगूर का गुच्छा। हाँ, गुच्छा समूहवाचक है। ये कई चीजों के एक साथ होने का बोध कराता है। ठीक है। लेकिन चाबी या अंगूर अपने आप में जातिवाचक संज्ञा है। चाबी एक प्रकार की वस्तु है, अंगूर एक प्रकार का फल है। इसी लॉजिक से बेल, जैसा कि हमने पहले बात की, वो एक प्रकार के पौधे की जाति है। वो बहुत सारी बेलों का कोई संगठित समूह नहीं है जिसे एक नाम दिया गया हो। इसलिए स्रोत उसे जातिवाचक मानते हैं, समूहवाचक नहीं। बहुत बढ़िया, अब एकदम क्लियर हुआ। समूह का नाम बनाम सदस्य का प्रकार। ठीक है, तो अब तक हमने परिभाषा समझी और जातिवाचक को व्यक्तिवाचक, भाववाचक और समूहवाचक से अलग करना सीखा। अब स्रोतों को देखने पर एक और बात पता चलती है कि जातिवाचक संज्ञा के दायरे में कितने अलग अलग तरह के शब्द आते हैं। ये देखना काफी रोचक है। बिल्कुल। अगर हम स्रोतों में दिए गए सारे जातिवाचक संज्ञाओं के उदाहरणों को एक साथ देखें तो उन्हें कई कैटेगरीज में बांटा जा सकता है। इससे समझने में और आसानी होगी। हाँ, बताइए। तो देखिए, पहला, संबंधियों, नाते रिश्तों के नाम, जैसे भाई, बहन, माता, पिता, चाचा, दोस्त। ये सब जातिवाचक हैं क्योंकि ये किसी विशेष भाई का नाम नहीं, रिश्ते की श्रेणी बताते हैं। ठीक है। दूसरा, व्यवसायों, पदों और कार्यों के नाम, ये भी जातिवाचक। स्रोतों में शिक्षक, वकील, डॉक्टर, मंत्री, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, कर्मचारी, लेखक, व्यापारी, अधिकारी, चोर, सिपाही, किसान, ऐसे कई उदाहरण मिले। हाँ, ये सब पद या पेशे हैं। बिल्कुल। तीसरा, पशु पक्षियों और जीवों के नाम, जैसे गाय, शेर, घोड़ा, मोर, भैंस, कौवा, मछली, कीड़ा, पशु, जानवर। स्रोत में गाय और पशु थे ही, ये सभी प्रजातियों पर लागू होता है। जी। चौथा, वस्तुओं और सामानों के नाम, घड़ी, कुर्सी, पंखा, पुस्तक, दवा, मिठाई, फल, सब्जी, लकड़ी, पत्थर, हथियार, गाड़ी। घड़ी और हथियार का उदाहरण था। पांचवां, प्राकृतिक तत्वों, भौगोलिक आकृतियों और घटनाओं के नाम, पहाड़, नदी, समुद्र, झील, द्वीप, पर्वत, पठार, मरुस्थल, आंधी, तूफान, वर्षा, भूकंप, ज्वालामुखी। पर्वत का उदाहरण हमने देखा। हाँ। छठा, सामान्य स्थानों के नाम, शहर, गांव, देश, महाद्वीप, राज्य, बाजार, स्कूल, अस्पताल, मंदिर। स्रोतों में शहर था। ठीक। और सातवां, मनुष्यों या प्राणियों के सामान्य या वर्ग सूचक नाम, मनुष्य, इंसान, लड़का, लड़की, आदमी, औरत, बच्चा, बूढ़ा, जवान, देवता, देवी, राक्षस, गरीब, अमीर, छात्र, नागरिक। स्रोतों में मनुष्य, लड़का, बूढ़ा, गरीब, देवता, देवियां और आदमी जैसे कई उदाहरण थे। अरे वाह, ये लिस्ट तो काफी लंबी है। इससे वाकई ये लगता है कि हमारी रोजमर्रा की भाषा में ज्यादातर कॉमन नाउन्स, सामान्य नाम, जातिवाचक संज्ञा ही होते हैं। बिल्कुल। ये कैटेगरी समझने के बाद तो पहचानना काफी आसान हो जाना चाहिए। लेकिन एक पेंच है। स्रोतों में एक ऐसी बात भी सामने आई जो मुझे थोड़ी चौंकाने वाली लगी, शायद नियमों को थोड़ा मोड़ती हुई सी। हाँ, मैं समझ गया आप किसकी बात कर रही हैं। वो व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक की तरह प्रयोग, है ना? बिल्कुल वही। एक वाक्य दिया गया है, समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था। इसमें स्रोत कह रहा है कि नेपोलियन शब्द यहाँ जातिवाचक संज्ञा है। इसी तरह एक और वाक्य है, आज के युग में भी हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है। यहाँ हरिश्चंद्र को जातिवाचक बताया गया है। अब मेरी समझ से तो नेपोलियन और हरिश्चंद्र व्यक्तियों के खास नाम हैं, व्यक्तिवाचक। हाँ, है तो फिर यहाँ ये जातिवाचक कैसे बन गए? ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। यहाँ जो बात है ना, वो बड़ी दिलचस्प है। भाषा नियमों से बंधी जरूर है, पर वो एकदम पत्थर की लकीर नहीं होती। उसमें लचीलापन होता है। अच्छा। सामान्य तौर पर नेपोलियन और हरिश्चंद्र व्यक्तिवाचक संज्ञाएं ही हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इन वाक्यों में उनका प्रयोग थोड़ा अलग है, लाक्षणिक है, फिगरेटिव है। लाक्षणिक मतलब? तब वो जातिवाचक संज्ञा की तरह काम करने लगती है। अच्छा, मतलब यहाँ समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था में नेपोलियन का मतलब फ्रांस वाला नेपोलियन बोनापार्ट नहीं है? बिल्कुल नहीं। इस वाक्य का मतलब ये है कि समुद्रगुप्त में नेपोलियन जैसे गुण थे। जैसे वो भी नेपोलियन की तरह ही एक महान, वीर, कुशल सेनापति और बड़ा विजेता शासक था। तो यहाँ नेपोलियन शब्द एक टाइप का प्रतीक बन गया है। किस टाइप का? नेपोलियन जैसे वीर और विजेता शासक का टाइप।
ये अब सिर्फ एक व्यक्ति का नाम नहीं रहा, बल्कि एक गुण बताने वाला प्रतीक बन गया। इसलिए यहाँ ये जातिवाचक है। वाह। और हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है वाले वाक्य में भी यही बात है? हाँ, वही बात यहाँ भी लागू होती है। राजा हरिश्चंद्र किसके लिए जाने जाते हैं? अपनी सत्यवादिता के लिए, है ना? हाँ, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। तो जब कहा जाता है कि आज के युग में भी हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हरिश्चंद्र नाम के बहुत सारे लोग हैं। नहीं नहीं। इसका मतलब है कि आज भी हरिश्चंद्र जैसे सत्यवादी और ईमानदार लोग मौजूद हैं। तो यहाँ हरिश्चंद्र शब्द सत्यवादी व्यक्ति की श्रेणी या प्रकार का बोध करा रहा है। अच्छा। इसलिए इस कॉन्टेक्स्ट में ये व्यक्तिवाचक संज्ञाएं जातिवाचक की तरह इस्तेमाल हुई हैं। ये भाषा का एक अलंकारिक और गहरा प्रयोग है। ये तो सचमुच बहुत ही दिलचस्प है। इससे ये पता चलता है कि सिर्फ शब्द रटना काफी नहीं है, वाक्य में उसका प्रयोग कैसे हो रहा है, मतलब कॉन्टेक्स्ट कितना महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, कॉन्टेक्स्ट इज किंग जैसा कहते हैं। तो अगर हम आज की पूरी चर्चा का सार निकालें तो क्या कहेंगे? हमने इन विभिन्न परीक्षा स्रोतों से जो सीखा उसका निचोड़ क्या है? निचोड़ मेरे हिसाब से यही है कि जातिवाचक संज्ञा हिंदी व्याकरण की नींव का पत्थर है। ये हमें अपने आसपास की दुनिया की चीज़ों, लोगों, जगहों, पदों वगैरह को श्रेणियों या प्रकारों में बांटकर समझने में मदद करती है। मुख्य बात है संपूर्ण जाति या वर्ग का बोध कराना, न कि किसी एक विशेष सदस्य का। व्यक्तिवाचक संज्ञा एक नाम है, जातिवाचक संज्ञा एक प्रकार है, भाववाचक संज्ञा एक अमूर्त विचार है और समूहवाचक संज्ञा एक समूह का नाम है। ये मोटा मोटा फर्क है। हाँ। और जैसा हमने नेपोलियन और हरिश्चंद्र के उदाहरणों में देखा, भाषा इतनी क्रिएटिव है कि कभी-कभी ये सीमाएं भी धुंधली हो जाती हैं और व्यक्तिवाचक संज्ञा भी गुणों का प्रतीक बनकर जातिवाचक की तरह इस्तेमाल हो सकती है। इसलिए नियमों को समझने के साथ साथ भाषा के व्यावहारिक प्रयोग पर ध्यान देना भी जरूरी है। बिल्कुल। तो आज हमने इन परीक्षा सामग्री के जरिए जातिवाचक संज्ञा को न सिर्फ परिभाषित किया, बल्कि उसके अलग अलग पहलू, उदाहरण, दूसरी संज्ञाओं से उसके अंतर और उसके खास प्रयोग को भी समझा। हाँ, और ये पूरी चर्चा एक सोचने लायक सवाल भी खड़ा करती है मेरे ख्याल से। क्या सवाल? कि ये जो हम संज्ञाओं के भेद करते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, क्या ये सिर्फ व्याकरण की एक एक्सरसाइज है या ये हमारे सोचने के तरीके को भी दिखाता है? क्या ये वर्गीकरण दिखाता है कि हम अपने आसपास की दुनिया को कैसे देखते हैं, कैसे उसे ऑर्गेनाइज करते हैं? व्यक्ति को खास नाम देना व्यक्तिवाचक, चीज़ों को टाइप्स में बांटना जातिवाचक, भावनाओं और गुणों को पहचानना भाववाचक, समूहों को एक यूनिट मानना समूहवाचक, ये सब हम भाषा के जरिए करते हैं। हाँ, बात तो है। लेकिन क्या ये श्रेणियां हमेशा इतनी साफ और अलग होती हैं? या जैसा हमने नेपोलियन वाले प्रयोग में देखा, कभी-कभी ये सीमाएं धुंधली पड़ जाती हैं? ये विचार करने लायक बात है कि भाषा असलियत को सिर्फ दिखाती है या उसे एक नया आकार भी देती है। निश्चित रूप से ये वाकई एक गहरा विचार है जिस पर सोचा जा सकता है। इस विस्तृत और ज्ञानवर्धक बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय और नई सामग्री के विश्लेषण के साथ। नमस्कार। 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 आज हम हिंदी व्याकरण के एक बहुत जरूरी हिस्से पर बात करने वाले हैं, भाववाचक संज्ञा। जी। हमारे सामने हिंदी व्याकरण की आप कह सकते हैं अभ्यास सामग्री है। इसमें अलग अलग परीक्षाओं में पूछे गए सवाल हैं, उनके जवाब भी हैं। हाँ, मैंने देखा, ये परीक्षाओं के लिए तो महत्वपूर्ण है ही। बिल्कुल। तो आज हमारा मकसद है इन संज्ञाओं को बिल्कुल साफ साफ समझना। हाँ। आखिर ये हैं क्या, बनती कैसे हैं और सबसे जरूरी इन्हें पहचाने कैसे? सही बात है, पहचानना ही मुख्य है। तो सोचिए जरा, बचपन या मित्रता जैसे शब्द हम रोज इस्तेमाल करते हैं, पर क्या कभी ये सोचा कि व्याकरण की दुनिया में इनका क्या मुकाम है? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। बिल्कुल। भाववाचक संज्ञाएं सिर्फ व्याकरण के नियम नहीं है, ये भाषा की आत्मा जैसी हैं। ये उन एहसासों, गुणों और अवस्थाओं को नाम देती हैं जिन्हें हम महसूस तो करते हैं पर मतलब छू नहीं सकते। हाँ। आज हम इन्हीं की बनावट और पहचान को इन अभ्यास प्रश्नों के आईने में देखेंगे। बढ़िया। तो सबसे पहले ये भाववाचक संज्ञा आखिर होती क्या है? जैसा कि हमारे स्रोत सामग्री के उदाहरण इशारा करते हैं, ये वो संज्ञा शब्द हैं जिनसे किसी व्यक्ति या चीज के गुण जैसे अच्छाई, दोष जैसे बुराई, दशा या अवस्था जैसे बुढ़ापा, जवानी, अच्छा, मन का भाव जैसे खुशी, गुस्सा
या किसी क्रिया का भाव जैसे दौड़, सजावट, इन सब का पता चलता है। अच्छा, मतलब ये उन चीजों के नाम हैं जो दिखती नहीं है, जिन्हें हम वजन नहीं कर सकते, है ना, बस महसूस कर सकते हैं। एकदम। जैसे किसी मिठाई का स्वाद बताने वाली मिठास, हाँ या किसी के बूढ़े होने की अवस्था बुढ़ापा, हाँ। या मन का भाव प्रेम। और हाँ, आपने सही कहा, इन्हें गिना नहीं जा सकता। आप ये नहीं कह सकते कि मेरे पास 2 बचपन है नहीं। या 3 सुंदरता है। एकदम सही, इनकी गिनती नहीं होती। अब सवाल उठता है कि ये अमूर्त लगने वाले शब्द बनते कैसे हैं? क्या इनका कोई तय तरीका है? हाँ, ये जानना दिलचस्प होगा। हमारी स्रोत सामग्री के विश्लेषण से पता चलता है कि हाँ, इनका निर्माण मुख्य रूप से 5 तरह के शब्दों से होता है। 5 तरह के? अच्छा। जी। पहला प्रकार है जातिवाचक संज्ञा से। ये वो संज्ञाएं हैं जो किसी पूरी जाति या समूह का बोध कराती हैं। जैसे बूढ़ा एक जातिवाचक संज्ञा है। इससे भाववाचक संज्ञा बनती है बुढ़ापा। इसी तरह मनुष्य से बनती है मनुष्यता। ये गुण या अवस्था को दर्शाती है। हाँ, ये दिलचस्प है। मतलब बूढ़ा तो कोई व्यक्ति हो सकता है जिसे हम देख सकते हैं, लेकिन बुढ़ापा उसकी अवस्था है। बिल्कुल, उसे महसूस किया जाता है। सही। दूसरा प्रकार है सर्वनाम से। सर्वनाम यानी संज्ञा की जगह इस्तेमाल होने वाले शब्द, जैसे अपना एक सर्वनाम है। जी। इससे भाववाचक संज्ञा बनती है अपनापन या अपनत्व। अच्छा, अपनत्व भी ठीक है। हाँ, अपनत्व। या। ये एक भाव को दिखाता है, अपने होने का भाव। इसी तरह स्व यानी खुद से स्वत्व बनता है। तीसरा और शायद सबसे आम तरीका है विशेषण से। विशेषण यानी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द। हाँ, ये तो बहुत होंगे। हमारी अभ्यास सामग्री में इसके ढेरों उदाहरण हैं। जैसे मीठा विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनती है मिठास। सुंदर से बनती है सुंदरता या सौंदर्य। हाँ, सुंदरता और सौंदर्य दोनों। जी हाँ। वीर विशेषण से बनती है वीरता या वीरत्व। यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है, वीरता और वीरत्व दोनों ही वीर से बने। क्या इनमें कोई बारीक सा फर्क होता है या ये बस एक ही बात है? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, व्याकरणिक तौर पर तो दोनों भाववाचक संज्ञाएं हैं और अक्सर एक दूसरे की जगह इस्तेमाल हो सकती हैं। अच्छा। कभी कभी ऐसा माना जाता है कि त्व लगने से भाव में थोड़ी और गहराई या सार का बोध होता है, लेकिन व्यवहारिक रूप से ज्यादातर संदर्भों में इन्हें समान ही माना जाता है। ठीक है। हमारे स्रोत सामग्री में भी वीर से वीरता का उदाहरण दिया गया है। इसी तरह चतुर से चतुराई, गंभीर से गंभीरता, विधवा से वैधव्य, शूर से शौर्य और लाल रंग से लालिमा जैसे भाववाचक संज्ञा बनती है। अच्छा, लालिमा भी भाववाचक है। जी। चौथा तरीका है क्रिया से, यानी काम बताने वाले शब्दों से। जैसे पढ़ना क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनती है पढ़ाई। पढ़ना से पढ़ाई। हाँ। लड़ना से लड़ाई, कमाना से कमाई, फिसलना से फिसलन। लेकिन क्या हर क्रिया से भाववाचक संज्ञा बन सकती है? जैसे स्रोत में एक जगह खोजना को क्रिया बताया गया है, भाववाचक संज्ञा नहीं। सही पकड़ा। हर क्रिया शब्द अपने आप में भाववाचक संज्ञा नहीं होता। खोजना तो खुद काम है। हाँ, वो तो एक्शन है। बिल्कुल। लेकिन हाँ, कई क्रियाओं से भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं जो उस क्रिया के भाव या परिणाम को दर्शाती हैं। जैसे लिखना से लेख या लिखावट, चढ़ना से चढ़ाई। स्रोत में एक दिलचस्प उदाहरण दौड़ का भी है, जिसे भाववाचक संज्ञा माना गया है। यह शायद दौड़ने की क्रिया के भाव या परिणाम के रूप में इस्तेमाल हुआ है। अच्छा। हालांकि दौड़ना क्रिया है, ये दिखाता है कि कभी-कभी संदर्भ मतलब कॉन्टेक्स्ट महत्वपूर्ण हो जाता है। सही बात है। और पांचवा प्रकार है अव्यय से। अव्यय वो शब्द होते हैं जिनमें लिंग, वचन, कारक वगैरह के कारण कोई बदलाव नहीं होता। जैसे धीरे धीरे, ऊपर नीचे। हाँ, जैसे दूर, नजदीक, ऊपर, नीचे, वाह, धिक। इनसे भी भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं। जैसे दूर से बनती है दूरी, दूर से दूरी। हाँ। धिक से धिक्कार। मना, जो कि एक अव्यय की तरह प्रयोग होता है, उससे मनाही। मना से मनाही। ठीक है। तो अगर मैं मतलब सार निकालूं तो ऐसा लगता है कि इन 5 तरह के शब्दों के आखिर में कुछ खास पहचान वाले हिस्से जुड़ जाते हैं। हाँ, जिन्हें हम प्रत्यय या सफिक्स कहते हैं। जैसे हमने देखा ता, मित्रता, सुंदरता, त्व, अपनत्व, स्वत्व, पन, बचपन, अपनापन, ई, पढ़ाई, चतुराई, आई, लड़ाई, चढ़ाई,
आहट, कड़वाहट, घबराहट, आवट, सजावट, थकावट, इमा, लालिमा, आस, मिठास वगैरह। जी। क्या ये प्रत्यय ही भाववाचक संज्ञाओं को पहचानने की मुख्य कुंजी हैं? काफी हद तक हाँ। ये प्रत्यय एक बहुत बड़ा संकेत होते हैं। अगर किसी शब्द के अंत में इनमें से कोई प्रत्यय लगा है तो बहुत संभावना है कि वो भाववाचक संज्ञा हो। लेकिन सिर्फ प्रत्यय पर निर्भर रहना भी ठीक नहीं। शब्द के अर्थ और प्रयोग को समझना ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल। अब हमारे पास जो स्रोत सामग्री है उसमें उदाहरणों की तो भरमार है। हाँ, बहुत सारे हैं। एक एक करके पढ़ने के बजाय क्यों ना हम इन उदाहरणों में दिखने वाले कुछ आम प्रकारों या कह लें श्रेणियों पर बात करें। हाँ, ये अच्छा विचार है। इससे शायद पैटर्न बेहतर समझ आएगा। बिल्कुल। अगर हम उदाहरणों को देखें तो कई भाववाचक संज्ञाएं किसी गुण या धर्म को दर्शाती हैं, जैसे सुंदरता, चतुराई, वीरता, मिठास, कड़वाहट, भलाई, सत्य। ये किसी व्यक्ति या वस्तु की पहचान का हिस्सा होते हैं। हाँ, और फिर कुछ शब्द किसी अवस्था या दशा को बताते हैं, जैसे बचपन, जवानी, बुढ़ापा, जी, बीमारी, स्वतंत्रता, दास्ता। ये समय के साथ या परिस्थितियों के अनुसार बदल सकते हैं। लंबाई, मोटापा, ऊंचाई भी शायद इसी में आएंगे। बिल्कुल, ये भी अवस्था या दशाई हैं। एक और बड़ी श्रेणी है मन के भावों की। हाँ, भावनाएं। जैसे प्रेम, क्रोध, लोभ, अहंकार, उमंग, आनंद, शांति, धैर्य, उदासी, हंसी। भाषा को भावनात्मक गहराई यही शब्द देते हैं। इनके बिना तो बात ही अधूरी है। और फिर वो शब्द भी हैं जो किसी क्रिया के भाव या परिणाम को दर्शाते हैं। हाँ, जैसे पढ़ाई मतलब पढ़ने का काम, लड़ाई मतलब लड़ने का परिणाम। जी। थकावट, थकने का भाव। फिसलन, फिसलने की क्रिया या जगह। चुनाव, चुनने की क्रिया या उसका नतीजा। हाँ, इस तरह श्रेणियों में देखने से इनकी पहचान आसान हो जाती है। बिल्कुल। लेकिन जैसा हमने पहले भी कहा, सावधानी जरूरी है। कई बार मिलते जुलते शब्द हमें भ्रम में डाल सकते हैं। हाँ, कंफ्यूजन हो सकता है। हमारी स्रोत सामग्री में ऐसे कई उदाहरण हैं जहां बताया गया है कि कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। अच्छा। ये जानना भी उतना ही जरूरी है। अच्छा, क्या क्या नहीं है? जैसे कि किसी खास व्यक्ति, स्थान या वस्तु का नाम, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं, भाववाचक नहीं। प्रॉपर नाउन्स। जी। उदाहरण के लिए स्रोत में आए नाम सिंधु, अंकित, भारत, काशी, दिल्ली, गंगा। हाँ, ये विशिष्ट हैं, कोई अमूर्त भाव नहीं। ठीक है। या फिर पूरी जाति या समूह का बोध कराने वाले शब्द, ये जातिवाचक संज्ञाएं हैं। कॉमन नाउन्स। हाँ, जैसे देव, मनुष्य, लड़का, पेड़, पुस्तक, शेर, फूल, नारी, दुकानदार। इनसे जुड़े भाववाचक शब्द हो सकते हैं, जैसे देव से देवत्व, मनुष्य से मनुष्यता, दुकानदार से दुकानदारी। अच्छा, दुकानदारी भाववाचक है। हाँ, दुकानदारी भाव या व्यापार का नाम है, पर ये शब्द देव, मनुष्य, दुकानदार खुद भाववाचक नहीं है। एक अच्छा उदाहरण है मिठाई और मिठास। हाँ, मिठाई तो चीज है, जातिवाचक, और मिठास उसका गुण, भाववाचक। बिल्कुल सही। और समूह बताने वाले शब्द भी अलग हैं, जैसे सभा, कक्षा, भीड़, गुच्छा। ये समूहवाचक संज्ञाएं। जी, कलेक्टिव नाउन्स। और एक बहुत बड़ा भ्रम होता है विशेषण और भाववाचक संज्ञा के बीच। हाँ, एडजेक्टिव्स। विशेषण विशेषता बताते हैं, वे खुद भाव नहीं होते। जैसे चालाक लोमड़ी हो सकती है, पर लोमड़ी का गुण चालाकी है जो भाववाचक है। इसी तरह गंभीर व्यक्ति और उसका गुण गंभीरता। क्रोधी व्यक्ति और क्रोध। हाँ, क्रोधी व्यक्ति और उसका भाव क्रोध। सुंदर फूल और उसका गुण सुंदरता। वीर सैनिक और उसका गुण वीरता। ये अंतर समझना बहुत महत्वपूर्ण है। ये वर्गीकरण वाकई मददगार है। इससे साफ हो जाता है कि शब्द एक जैसे दिखें तब भी उनका व्याकरणिक काम अलग हो सकता है। जी। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ये सब जानना सिर्फ व्याकरण की परीक्षा पास करने के लिए जरूरी है या इसका कोई और महत्व भी है, मतलब आम जिंदगी में? देखिए, परीक्षा में अंक लाना तो एक पहलू है, और जैसा कि स्रोत सामग्री से पता चलता है, यूपीएसएससी, इलाहाबाद हाई कोर्ट, डीएसएसबी, बिहार पुलिस, यूपीएसआई जैसी कई परीक्षाओं के प्रश्न इसमें शामिल हैं। हाँ, काफी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो ये विषय महत्वपूर्ण तो है ही, लेकिन इसका असली महत्व भाषा के प्रयोग में है। भाववाचक संज्ञाओं की अच्छी समझ हमें अपने विचारों, अपनी भावनाओं, अपने अनुभवों को
ज्यादा सूक्ष्मता से, सटीकता से और गहराई से व्यक्त करने में मदद करती है। ये हमारी भाषा को समृद्ध बनाते हैं। हाँ, मैं सोच रहा था जब हम लिखते हैं या बोलते हैं तो खुशी, दुख, आजादी, ईमानदारी जैसे शब्दों के बिना तो शायद हम अपनी बात कह ही नहीं पाएंगे। बिल्कुल। ये सिर्फ शब्द नहीं, ये हमारी सोच और समाज के मूल्यों को भी दर्शाते हैं एक तरह से। आपने बिल्कुल सही कहा। तो संक्षेप में भाववाचक संज्ञाएं भाषा के वो जरूरी औजार हैं जो हमें अमूर्त चीजों, गुण, अवस्था, भावना, क्रिया का भाव को पकड़ने और उनके बारे में बात करने की क्षमता देते हैं। और हमने देखा कि ये यूं ही नहीं बन जाती, बल्कि जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय जैसे शब्दों से कुछ खास प्रत्ययों के जरिए एक व्यवस्थित तरीके से बनती हैं। तो आज की इस चर्चा का निचोड़ ये है कि जब भी आप किसी शब्द को देखें तो खुद से पूछें, क्या ये किसी ऐसी चीज का नाम है जिसे मैं छू नहीं सकता, सिर्फ महसूस कर सकता हूं? हाँ। क्या ये किसी गुण, अवस्था, भाव या क्रिया के नतीजे को बता रहा है? अक्सर इन शब्दों के अंत में ता, त्व, पन, ई, आहट, आवट जैसे प्रत्यय लगे होते हैं जो एक बड़ा इशारा है। जी। और याद रखें कि ये 5 तरह के मूल शब्दों से जन्म लेते हैं। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाता हूं सोचने के लिए। अच्छा। हमारी स्रोत सामग्री में प्रेम और क्रोध जैसे सार्वभौमिक मानवीय भावों को दर्शाने वाली भाववाचक संज्ञाओं का जिक्र है। व्याकरण की दृष्टि से ये शब्द तय हैं, पर क्या ये संभव है कि प्रेम या क्रोध का जो मूल भाव है उसे व्यक्त करने का तरीका, उसकी सामाजिक अभिव्यक्ति अलग अलग संस्कृतियों में बिल्कुल भिन्न हो? शब्द वही रहता है, पर क्या उसका अनुभव और इजहार भी हमेशा एक जैसा होता है? ये वाकई एक दिलचस्प सवाल है। मतलब भाषा के व्याकरण से परे उसके सांस्कृतिक और सामाजिक पहलू पर सोचने को मजबूर करता है। हाँ, तो इसी विचार के साथ आज की यह चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है भाववाचक संज्ञा की ये पड़ताल रोचक और ज्ञानवर्धक रही होगी। मुझे भी यही उम्मीद है। नमस्कार। नमस्कार। स्वागत है इस चर्चा में। आज हम हिंदी व्याकरण की दुनिया में कह सकते हैं गोता लगा रहे हैं, खास तौर पर संज्ञा, और उसका एक बड़ा ही दिलचस्प प्रकार है समूहवाचक संज्ञा। उस पर आज बात करेंगे। जी। हमारे पास देखिए कुछ स्रोत हैं जिनमें अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे यूपीएसआई, डीएसएसबी, यूपीपीएससी, यूपीपीसीएल, बिहार पुलिस कांस्टेबल और हाँ यूपीएसएससी वीडियो, इनमें जो सवाल पूछे गए हैं और उनकी जो व्याख्याएं दी गई हैं वो हैं। तो आज का हमारा मकसद है कि इन स्रोतों के जरिए ये समूहवाचक संज्ञा की जो अवधारणा है ना, उसे परत दर परत खोलें और ये समझे कि असल में शब्दों को इस श्रेणी में कैसे पहचाना जाता है, खासकर परीक्षा के लिहाज से। बिल्कुल। और देखिए, संज्ञा के भेद समझना तो किसी भी भाषा की बुनियाद समझने जैसा है। और समूहवाचक संज्ञाएं इसमें एक खास भूमिका निभाती हैं, मुझे लगता है। अच्छा, कैसे? ये हमें दिखाती हैं कि भाषा कैसे व्यक्तियों या वस्तुओं के एक पूरे जमावड़े को, एक झुंड को, उसको एक इकाई मान लेती है और उसके लिए बस एक शब्द गण लेती है। हाँ, ये तो है, मतलब एक शब्द में सब कुछ। हाँ, ये भाषा की किफायत भी है और दुनिया को देखने का उसका नजरिया भी। तो चलिए व्याकरण के चश्मे से समूह की अवधारणा को थोड़ा और गहराई से देखते हैं आज। हाँ जरूर। तो चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल बुनियादी सवाल से। भाई, आखिर ये समूहवाचक संज्ञा है क्या भला? स्रोत जैसे कि वो प्रश्न 95 की व्याख्या है, वो इसकी परिभाषा कैसे देते हैं? परिभाषा तो देखिए काफी सीधी और सरल है। स्रोत बताते हैं कि जिस संज्ञा शब्द से किसी एक व्यक्ति या वस्तु का बोध ना हो, बल्कि उनके पूरे समूह या समुदाय का बोध हो, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। अच्छा। आसान शब्दों में कहें तो भाई ये एक ऐसा नाम है जो किसी झुंड, जत्थे, जमावड़े या संग्रह को दिखाता है। मतलब एक शब्द में अनेक का भाव छिपा होता है। ठीक है, ठीक है, परिभाषा तो समझ आ गई। अब उदाहरणों पर आते हैं। स्रोत में सेना शब्द का जिक्र है प्रश्न 95 में। इसे समूहवाचक क्यों माना गया है? इसमें ऐसा क्या खास है? सेना शब्द को देखिए, ये अपने आप में किसी एक सैनिक का नाम तो है नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये अनगिनत सैनिकों के एक संगठित समूह का बोध कराता है ना? जब हम सेना कहते हैं तो हमारे मन में एक पूरी इकाई की तस्वीर आती है। हाँ। उसमें अनुशासन है, संगठन है, एक साझा उद्देश्य है। हाँ। तो यही खासियत इसे समूहवाचक बनाती है। और ये भाषा की खूबी है कि वो इतने सारे सैनिकों को बस एक शब्द सेना में समेट लेती है। हाँ, सही कहा। और स्रोत में कुछ और उदाहरण भी दिए हैं, जैसे टीम, सभा, परिवार, समिति।
क्या ये सब भी इसी तर्क पर आधारित है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल उसी तर्क पर। टीम क्या है? खिलाड़ियों का समूह या साथ काम करने वालों का समूह? जी सभा, लोगों का जमावड़ा, कोई बैठक। हाँ परिवार, सदस्यों का समूह जो एक साथ रहते हैं। हाँ। और समिति, वो भी लोगों का समूह है जो किसी खास काम या उद्देश्य के लिए बनता है। अच्छा। तो इन सभी शब्दों में व्यक्तियों के एक संग्रह को, एक कलेक्शन को एक नाम दिया गया है। हाँ, इसीलिए ये सभी समूहवाचक संज्ञा के बिल्कुल सटीक उदाहरण हैं। यहाँ एक और आम दिलचस्प बात सामने आती है। स्रोत जो हैं प्रश्न 96 और 97 की व्याख्याओं में वो व्यक्तियों के समूह और वस्तुओं के समूह में फर्क करते दिख रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। जैसे भीड़ शब्द है, प्रश्न 96 में ये व्यक्तियों का समूह हुआ। हाँ, ये एक महत्वपूर्ण बारीकी है, इस पे ध्यान देना चाहिए। भीड़ शब्द साफ तौर पर व्यक्तियों के एक कह सकते हैं अनियंत्रित या असंगठित समूह को दिखाता है। लेकिन समूहवाचक संज्ञाएं सिर्फ व्यक्तियों तक ही सीमित नहीं है। ये जरूरी बात है। स्रोत हमें वस्तुओं के समूहों के लिए भी उदाहरण देते हैं। जैसे प्रश्न 96 और 97 की व्याख्याओं में जिक्र है ढेर। अनाज का ढेर हो सकता है, कूड़े का ढेर हो सकता है। हाँ। श्रृंखला, जैसे घटनाओं की श्रृंखला या पर्वतों की श्रृंखला। अच्छा, श्रृंखला भी। ठीक है। हाँ। फिर गुच्छा, चाबियों का गुच्छा, अंगूर का गुच्छा। हाँ। और पुंज, जैसे तारों का पुंज या प्रकाश पुंज। ये सभी शब्द क्या हैं? ये निर्जीव वस्तुओं के संग्रह को दर्शाते हैं। और इसी श्रेणी में प्रश्न 97 में गट्ठर शब्द भी दिया गया है। बिल्कुल, गट्ठर भी वस्तुओं के समूह का ही एक उदाहरण है। लकड़ियों का गट्ठर, कपड़ों का गट्ठर। जी यहाँ क्या है, चीजों को बांध कर एक इकाई बना दिया गया है। तो भाषा व्यक्तियों और वस्तुओं दोनों के समूह के लिए शब्द रखती है। तो इसी आधार पर अगर हम प्रश्न 97 को देखें, उसमें विकल्प हैं गट्ठर, अच्छाई, गुलाब और गेहूं। तो इसमें से समूहवाचक संज्ञा गठरी क्यों है, ये बाकी क्यों नहीं? ये परीक्षार्थियों के लिए समझना जरूरी हो सकता है। हाँ, बहुत अच्छा सवाल है ये। इसको समझने के लिए हमें बाकी शब्दों की प्रकृति देखनी पड़ेगी, है ना? गट्ठर तो हमने अभी समझा कि ये वस्तुओं के बंधे हुए समूह का बोध कराता है, इसलिए ये समूहवाचक है। ठीक हाँ, ठीक है। अब आते हैं अच्छाई पर। अच्छाई क्या है? ये एक गुण है, एक भाव है। इसे हम महसूस कर सकते हैं, लेकिन देख, छू या गिन नहीं सकते। ना ही इसका कोई समूह बना सकते हैं। सही। तो ये एक भाववाचक संज्ञा है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसे कहते हैं। और गुलाब और गेहूं, ये तो वस्तुएं हैं। इनको तो देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं। हाँ, ये वस्तुएं हैं, बिल्कुल हैं, लेकिन ये अपने आप में समूह का बोध नहीं कराते। गुलाब एक खास तरह के फूल का नाम है और गेहूं एक खास तरह के अनाज का। ये दोनों जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं, कॉमन नाउन्स। ये अपनी पूरी जाति का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन एक अकेले गुलाब या गेहूं शब्द से समूह का अर्थ नहीं निकलता। हाँ, ये बात तो है। हाँ, अगर हम कहें गुलाबों का गुच्छा या गेहूं की बोरी या गेहूं का ढेर, तब गुच्छा या ढेर, बोरी शब्द समूहवाचक होंगे, पर गुलाब या गेहूं शब्द खुद में समूहवाचक नहीं है। समझ गई। इसलिए दिए गए विकल्पों में केवल गट्ठर ही हैं जो समूहवाचक संज्ञा की परिभाषा पर खरा उतरता है। ठीक है, ये वर्गीकरण अब काफी स्पष्ट हो गया है। चलिए अगले उदाहरण पर चलते हैं। परिवार, प्रश्न 98 में इसका जिक्र है। ये तो काफी सीधा और सामान्य उदाहरण लगता है। बिल्कुल सही। परिवार शायद सबसे आम और आसानी से पहचाने जाने वाले समूहवाचक संज्ञाओं में से एक है ना? हाँ, लगता तो है। ये सदस्यों यानी व्यक्तियों के एक समूह को दर्शाता है जिनके बीच भावनात्मक और सामाजिक संबंध होते हैं। स्रोत भी प्रश्न 98 की व्याख्या में इसकी पुष्टि करता है और इसी तरह के कुछ और उदाहरण भी देता है जो व्यक्तियों के समूह को दर्शाते हैं। अच्छा, और कौन से? जैसे गुच्छा। अब यहाँ गुच्छा शायद लोगों के संदर्भ में जैसे नेताओं का गुट या गुच्छा कह सकते हैं। फिर सेना, जिसकी हम बात कर चुके हैं। गिरोह। गिरोह? हाँ, गिरोह अक्सर नकारात्मक संदर्भ में इस्तेमाल होता है, अपराधियों का समूह। हाँ, ठीक है। और दल, जैसे कोई राजनीतिक दल या कार्यकर्ताओं का दल। ये सभी शब्द व्यक्तियों के संगठित या असंगठित समूहों को इंगित करते हैं। ये गिरोह और दल का उदाहरण दिलचस्प है। दोनों व्यक्तियों के समूह है, पर उनके अर्थ में थोड़ा फर्क है, जैसा आपने कहा। हाँ, यही तो भाषा की खूबी है। गिरोह में अक्सर अवैध या नकारात्मक गतिविधियों का भाव छिपा होता है, एक नेगेटिव कॉनोटेशन है, जबकि दल ज्यादा तटस्थ या सकारात्मक हो सकता है, जैसे किसी खेल की टीम को भी दल कह देते हैं या राजनीतिक पार्टी को भी। लेकिन व्याकरण की दृष्टि से देखें तो दोनों ही समूह का बोध करा रहे हैं, इसलिए दोनों समूहवाचक संज्ञा हैं। समझ गए। अब आते हैं समिति पर। प्रश्न 99 में इसका जिक्र है। ये भी परिवार या दल की तरह लोगों का ही समूह है,
पर शायद इसका उद्देश्य ज्यादा विशिष्ट होता है, ज्यादा फॉर्मल। बिल्कुल ठीक समझा आपने। समिति यानी कमेटी आमतौर पर व्यक्तियों के एक ऐसे संगठित समूह को कहते हैं जिसे किसी खास काम, जांच या आयोजन के लिए बनाया जाता है। जैसे स्कूल में होती है। हाँ, जैसे स्कूल में अनुशासन समिति या सरकार कोई जांच समिति बना देती है। तो स्रोत के अनुसार हिंदी व्याकरण के नियमों के तहत समिति शब्द साफ तौर पर समूहवाचक संज्ञा की श्रेणी में आता है। ये एक औपचारिक समूह का प्रतिनिधित्व करता है। और इसी तर्ज पर प्रश्न 100 में पूछा गया शब्द है कक्षा। ये भी समूहवाचक है ना? हाँ, विद्यार्थियों का समूह। हाँ, कक्षा भी एक क्लासिक उदाहरण है समूहवाचक संज्ञा का। क्लास या क्लासरूम, हाँ, ये उन विद्यार्थियों के समूह को दर्शाता है जो एक साथ एक ही जगह पर पढ़ते हैं। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि स्रोत मतलब प्रश्न 100 की जो व्याख्या है वो इस मौके का इस्तेमाल करते हुए संज्ञा के सभी 5 भेदों का एक संक्षिप्त परिचय देता है। अच्छा, ये तो बढ़िया है। हाँ, इससे समूहवाचक संज्ञा को उसके सही संदर्भ में समझने में मदद मिलती है कि बाकियों से ये अलग कैसे हैं। हाँ, ये उपयोगी होगा। तो संक्षेप में बताएं कि वो 5 भेद कौन-कौन से हैं, जैसा कि स्रोत में बताया गया है। जरूर। तो स्रोत के अनुसार पहला भेद है व्यक्तिवाचक संज्ञा, प्रॉपर नाउन। ये किसी खास मतलब अद्वितीय व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को कहते हैं। खास मतलब? मतलब जो अपनी तरह का एक हो या जिसकी एक विशेष पहचान हो। जैसे स्रोत के उदाहरण है, राम एक खास व्यक्ति, इलाहाबाद एक खास शहर, भारत एक खास देश, हिमालय एक खास पर्वत श्रृंखला, गीता एक खास पुस्तक। ठीक है, यूनिक। दूसरा प्रकार? दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन। यह किसी प्राणी, वस्तु या स्थान की पूरी जाति या वर्ग का बोध कराता है। ये सामान्य नाम होते हैं। जैसे गाय मतलब कोई भी गाय, सभी गायें। भैंस, सभी भैंसें। लड़का, कोई भी लड़का, सभी लड़के। स्त्री, पुरुष। ये किसी एक विशेष गाय या लड़के की बात नहीं करते, बल्कि उस पूरी श्रेणी की बात करते हैं। अच्छा, गुलाब और गेहूं भी इसी में आएंगे फिर? हाँ, बिल्कुल। गुलाब और गेहूं भी जातिवाचक है। ठीक है। और तीसरा, जिस पर हम आज विस्तार से बात कर रहे हैं, समूहवाचक संज्ञा। बिल्कुल। तीसरा भेद है समूहवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन, जो व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध कराता है। स्रोत के उदाहरण है कक्षा, टीम, परिवार, सेना, सरकार, जनता। इन पर हमने बात की है। चौथा प्रकार कौन सा है? चौथा है द्रव्यवाचक संज्ञा, मटीरियल नाउन। ये ऐसे पदार्थों या द्रव्यों के नाम होते हैं जिन्हें हम आमतौर पर मापते या तौलते हैं, लेकिन गिनते नहीं हैं। इनसे अक्सर दूसरी चीजें बनती हैं। जैसे सोना, चांदी? हाँ, जैसे सोना, चांदी ये धातुएं हो गई, दूध, पानी ये द्रव्य हो गए, लकड़ी, मिट्टी ये पदार्थ हो गए। इन्हें गिना नहीं जा सकता। एक सोना, 2 सोना नहीं कहते ना, इनकी मात्रा होती है। हाँ, सही है। और आखिरी 5वां प्रकार? 5वां और अंतिम प्रकार है भाववाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये ऐसे शब्दों को कहते हैं जो किसी गुण, दशा, अवस्था, भाव या क्रिया के व्यापार का बोध कराते हैं। मतलब जिन्हें हम केवल अनुभव या महसूस कर सकते हैं, देख या छू नहीं सकते। जैसे मूर्खता, बालपन, सुंदरता ये गुण हो गए, विद्वता ये अवस्था हो गई, वैधव्य ये दशा हो गई, मिठास ये भाव हो गया। और अच्छाई भी इसी में थी? हाँ, अच्छाई भी इसी श्रेणी में आती है। तो इन सभी 5 प्रकारों को जानने का क्या फायदा है? खासकर समूहवाचक संज्ञा को समझने में ये कैसे मदद करता है? देखिए, इन भेदों को जानने से शब्दों को सही ढंग से पहचानने और कह सकते हैं वर्गीकृत करने में मदद मिलती है। ये समझने में आसानी होती है कि कोई शब्द समूह का बोध करा रहा है या किसी खास व्यक्ति का या पूरी जाति का या किसी पदार्थ का या फिर किसी भाव का। जैसे कि वो प्रश्न 101 था, उसमें पूछा गया था, दिए गए शब्द हरा, पतला, सभा, गहरा में से संज्ञा शब्द कौन सा है? हाँ, ये एक अच्छा उदाहरण है। इसमें संज्ञा शब्द तो सभा है, बाकी शब्द क्या है फिर? बिल्कुल सही। सभा समूहवाचक संज्ञा है क्योंकि यह लोगों के जमावड़े या बैठक को दर्शाती है। बाकी 3 शब्द हरा, पतला, गहरा ये संज्ञा नहीं है, ये विशेषण है, एडजेक्टिव्स। अच्छा, विशेषण। हाँ, विशेषण वे शब्द होते हैं जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उसका गुण या दोष बताते हैं। जैसे हरा रंग बताता है, हरा पत्ता, पतला आकार या स्थिति बताता है, पतला आदमी। और गहरा भी एक विशेषता है, गहरा कुआं।
वे खुद नाम नहीं हैं, बल्कि नाम की खूबी बता रहे हैं। बिल्कुल, समझ गए। और स्रोत मतलब प्रश्न 101 की व्याख्या में समूहवाचक के कुछ और उदाहरण भी दिए हैं, जैसे पुलिस, वर्ग, कर्मचारी। ये भी महत्वपूर्ण लगते हैं। हाँ, ये उदाहरण भी समूहवाचक संज्ञा की समझ को और पुख्ता करते हैं। पुलिस एक व्यक्ति नहीं, बल्कि पूरे पुलिस बल का प्रतीक है, एक समूह है। वर्ग किसी विशेष श्रेणी के लोगों का समूह हो सकता है, जैसे हम कहते हैं मध्यम वर्ग, छात्र वर्ग। जी। कर्मचारी भी किसी संस्थान में काम करने वाले लोगों के समूह को दर्शाता है। हालांकि कर्मचारी शब्द एक वचन में जातिवाचक की तरह भी इस्तेमाल हो सकता है, पर यहाँ शायद समूह के संदर्भ में दिया गया है, जैसे सभी कर्मचारी उपस्थित थे। तो ये उदाहरण दिखाते हैं कि समूहवाचक संज्ञाएं कितनी विविध हो सकती हैं। तो हमने आज की चर्चा में समूहवाचक संज्ञा की अवधारणा को काफी विस्तार से समझा। हमने जाना कि ये क्या है, इनकी परिभाषा क्या है, और कई उदाहरण देखें। सेना, भीड़, गट्ठर, परिवार, समिति, कक्षा, सभा, पुलिस, वर्ग, कर्मचारी, काफी सारे। और साथ ही हमने हिंदी में संज्ञा के अन्य 4 प्रकारों पर भी संक्षिप्त में नजर डाली: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक, ताकि समूहवाचक संज्ञा का स्थान और उसकी पहचान और स्पष्ट हो सके। बिल्कुल। और इस पूरी चर्चा का सार मतलब निचोड़ यही है कि समूहवाचक संज्ञाएं भाषा का एक महत्वपूर्ण औजार हैं। यह हमें व्यक्तियों या वस्तुओं के संग्रह को एक अकेली सुगठित इकाई के रूप में देखने और उसके बारे में बात करने की सुविधा देती हैं। हाँ, ये भाषा की वर्गीकरण क्षमता का एक प्रमाण है कि कैसे वो दुनिया की जटिलताओं को शब्दों में समेट लेती है। और ये समझना महत्वपूर्ण है कि कैसे भाषा एक पूरे समूह को एक नाम देकर हमारे संवाद को सरल और प्रभावी बनाती है। तो जाते जाते एक विचार श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं। इस पर वे सोच सकते हैं। हमारे स्रोतों में जैसे प्रश्न 100 की व्याख्या में सरकार और जनता जैसे शब्द भी समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण के तौर पर दिए गए हैं। हाँ, दिए हैं। अब ये केवल साधारण समूह नहीं है, ये तो बहुत बड़े, जटिल और कई बार अमूर्त लगने वाले समूह है। सही कहा। तो जरा सोचिए, जब हम भाषा में इन विशाल और विविध समूहों को महज एक शब्द सरकार या जनता से संबोधित करते हैं, तो क्या ये हमारी समझ को सरल बनाता है या कभी-कभी जरूरत से ज्यादा सरल मतलब अति सरलीकृत भी कर देता है? सोचने वाली बात है। हाँ, एक शब्द में इतनी जटिलता को समेटने का हमारी सोच पर क्या असर पड़ता है? ये भाषा और विचार के संबंध पर सोचने का एक दिलचस्प बिंदु हो सकता है। बिल्कुल, एक अच्छा प्रश्न छोड़ा है आपने सोचने के लिए। नमस्कार, आज हम हिंदी व्याकरण की दुनिया में एक खास विषय पर बात करने वाले हैं। जी नमस्कार। और विषय है संज्ञा, है ना? हाँ, संज्ञा, और उसमें भी खास तौर पे द्रव्यवाचक संज्ञा। हमारे पास ना कुछ व्याकरण के नोट्स हैं और साथ ही कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए सवाल भी हैं। हाँ, जैसे वो यूपीएसएससी, जेई, यूपी टेट, वीडियो, कई परीक्षाओं में ये टॉपिक आता है। बिल्कुल, तो ये सवाल दिखाते हैं कि ये समझना कितना जरूरी है। तो आज का हमारा मकसद क्या है? भाई, द्रव्यवाचक संज्ञा का जो कॉन्सेप्ट है उसे बिल्कुल आसान बनाना। कैसे पहचाने इसे, क्या खास बातें हैं इसमें, और सबसे जरूरी, इम्तिहान में सवाल आए तो कैसे सही करें। सही। चलिए फिर शुरू करते हैं। तो पहला सवाल लेते हैं। ये 2016 में यूपीएससी जेई परीक्षा में आया था। सवाल था, लकड़ी शब्द किस प्रकार की संज्ञा है? अच्छा, लकड़ी। हाँ, और ऑप्शन थे जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक या समूहवाचक। अब लकड़ी, सोचने वाली बात है, ये क्या है? बिल्कुल। और देखिए, जो हमारे पास जानकारी है उसके हिसाब से सही जवाब है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक, अच्छा। तो इसकी परिभाषा क्या हुई? मतलब ये द्रव्य शब्द का क्या मतलब है यहाँ? हाँ, परिभाषा समझना जरूरी है। देखिए, नोट्स में भी यही समझाया है कि जिस संज्ञा शब्द से हमें किसी धातु का पता चले, धातु, ओके, या किसी द्रव्य मतलब लिक्विड का, या कोई सामग्री मटेरियल, या कोई पदार्थ सब्सटेंस, उसका बोध हो, तो उसे ही द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। अच्छा, मतलब जिनसे चीजें बनती हैं या जो खुद एक मूल पदार्थ है? हाँ हाँ, बिल्कुल। जैसे सोना, लोहा, चांदी, ये तो धातु हो गए। पानी, तेल, दूध, ये द्रव्य हो गए। सही। और लकड़ी को हम सामग्री कह सकते हैं, जिससे फर्नीचर वगैरह बनता है। जी हाँ, लकड़ी सामग्री हो गई। गेहूं, वो भी एक तरह का पदार्थ ही है जिससे आटा बनता है। तो ये सब द्रव्यवाचक हुए। ठीक है। सोना, लोहा, चांदी, लकड़ी, पानी, गेहूं, आटा, चावल, दही भी, हाँ। तेल, ये सब इसी में आएंगे।
एकदम सही पकड़ा। ये सारे उदाहरण इसी कैटेगरी में है। देखिए, जरूरी बात यह है कि जब हम लकड़ी कहते हैं तो किसी खास पेड़ की लकड़ी या किसी बनी हुई मेज की बात नहीं कर रहे हैं। हम उस पदार्थ की बात कर रहे हैं जिसे हम लकड़ी कहते हैं। ऐसे ही सोना, मतलब वो धातु, न कि कोई गहना। अच्छा, ये बात इसे काफी क्लियर करती है। मतलब हम उस मूल स्टफ की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, जैसे पानी, बस पानी है, पदार्थ तो पानी ही है। सही। ये किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम नहीं है, न ही पूरी जाति का, न समूह का। ये उस पदार्थ या सामग्री का नाम है। एकदम। ठीक है, ये बेसिस समझ आया। अब एक और सवाल देखते हैं। ये तो कई बार आया है, यूपी टेट 2021, वीडियो 2018 में भी पूछा था कि दिए गए विकल्पों में से द्रव्यवाचक संज्ञा कौन सी है, और विकल्प थे खटाई, मिठाई, दूध और ठंड। हाँ, ये वाला थोड़ा ट्रिकी लगता है, खटाई, मिठाई, दूध, ठंड। हाँ, इनमें से कौन सा किसी पदार्थ या सामग्री को दिखा रहा है? दूध तो एक लिक्विड है, पदार्थ है। सही सोच रहे। खटाई और मिठाई ये तो स्वाद या खाने की चीजें हैं, पर क्या ये उस पदार्थ वाले मतलब में फिट होती हैं? और ठंड तो एक एहसास है, तो क्या जवाब दूध ही है? आपका अंदाजा बिल्कुल सही है। स्रोतों में भी दूध को ही द्रव्यवाचक संज्ञा बताया गया है। और यहीं पर ना द्रव्यवाचक संज्ञा को पहचानने का एक और बड़ा काम का नियम है। एक और नियम? अच्छा, क्या है वो? नियम ये है, जो नोट्स में भी दिया है, कि जिस संज्ञा से ऐसी वस्तु का बोध हो जिसे नापा या तौला जा सके, मतलब मेजरेबल या वेएबल। ओ, नापतोल वाला नियम। हाँ, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। ये तो बहुत ही बढ़िया है। मतलब जिन चीजों को हम गिनते नहीं बल्कि मापते या तौलते हैं। जी हाँ। जैसे दूध लीटर में, सोना चांदी ग्राम में, लोहा किलो में, पानी लीटर में। लकड़ी को भी तो वजन या वॉल्यूम में नापते हैं। गेहूं चावल किलो में। अरे वाह, ये पहचान तो काफी पक्की लगती है। जी हाँ, ये बहुत ही प्रैक्टिकल पहचान है। लोहा, सोना, चांदी, दूध, पानी, तेल, गेहूं, आटा, ये सब ऐसे ही तो हैं। सही बात है। हम एक दूध या दो पानी नहीं कहते। बिल्कुल, आप कहते हैं 1 लीटर दूध, 2 ग्लास पानी, 10 ग्राम सोना। इनकी मात्रा होती है, गिनती नहीं। इसीलिए इन्हें द्रव्यवाचक कहते हैं। ये वाकई मददगार है। कंफ्यूजन कम हो गया। अच्छा, एक और बात थी, शायद इन नोट्स में वचन को लेकर, सिंगुलर, प्लूरल। हाँ, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। स्रोत बताते हैं कि द्रव्यवाचक संज्ञाएं आमतौर पर जब वो पदार्थ का बोध करा रही हों तो हमेशा एक वचन में ही इस्तेमाल होती हैं। हमेशा एक वचन? मतलब हम पानी बह रहे हैं या सोने महंगे हो गए हैं, ऐसा नहीं कहते? सामान्य तौर पर नहीं। जब हम पदार्थ की बात कर रहे हैं, आप कहेंगे पानी बह रहा है, सोना महंगा हो गया है, लोहा एक उपयोगी धातु है। हम उस पदार्थ को एक यूनिट या एक पूरी मात्रा के रूप में देखते हैं। लेकिन कभी-कभी हम सुनते हैं सोने, लकड़ियां, इनका क्या? बहुत अच्छा सवाल है। यहाँ कॉन्टेक्स्ट जरूरी है। जब सोने का मतलब हुआ सोने के सिक्के या गहने। अच्छा। या लकड़ियाँ, मतलब लकड़ी के गट्ठे या टुकड़े जिन्हें गिन सकें, तब वो जातिवाचक संज्ञा की तरह इस्तेमाल हो सकते हैं और उनका बहुवचन भी बन सकता है। ओ, जैसे उसने लकड़ियां इकट्ठी की, मतलब लकड़ी के टुकड़े, या उसके पास कई सोने थे, मतलब सिक्के या गहने। लेकिन जब सिर्फ सोना धातु या लकड़ी पदार्थ की बात है तो वो द्रव्यवाचक और एक वचन। समझ गया। तो मूल पदार्थ के अर्थ में एक वचन ही है। ये बारीकी ध्यान रखनी पड़ेगी। चलिए अब उस सवाल पर वापस आते हैं। खटाई, मिठाई, दूध, ठंड। दूध तो द्रव्यवाचक हो गया, तो बाकी तीन खटाई, मिठाई और ठंड, ये क्या है फिर? श्रोता इन्हें भाववाचक संज्ञा यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन बताते हैं। भाववाचक? हाँ, जिनसे किसी चीज का गुण, दोष, अवस्था या भाव, मतलब क्वालिटी, स्टेट, फीलिंग, इनका पता चले, जिन्हें हम देख छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। अच्छा, अनुभव वाली चीजें। ठंड तो साफ है, एक एहसास है। लेकिन खटाई और मिठाई, ये तो खाने की चीजें भी होती है ना? हाँ, यहीं पर स्रोत एक और क्लैरिफिकेशन देता है। इस कॉन्टेक्स्ट में खटाई का मतलब वो खाने वाली खट्टी चीज नहीं, बल्कि खटास का गुण, साउरनेस। ओह अच्छा, खटास। और मिठाई का मतलब खाने वाली मिठाई नहीं, बल्कि मिठास का गुण, स्वीटनेस। तो खटास, मिठास, ठंड, ये सब गुण या अवस्थाएं हैं। इन्हें महसूस करते हैं।
दूध को तो देख छू नाप सकते हैं, पर खटास या ठंड को सिर्फ महसूस। समझ गया। तो शब्द के पीछे जो भाव है उस पर जोर है। खटाई मतलब खट्टा होने का भाव, मिठाई मतलब मीठा होने का भाव। ये अंतर जरूरी है। तो द्रव्यवाचक मटीरियल और भाववाचक एब्स्ट्रैक्ट। एक को नाप तौल सकते हैं, दूसरा महसूस होता है। बिल्कुल। और इसी अंतर को टेस्ट करने के लिए एक और सवाल देखते हैं। यूपीएसएससी मंडी परिषद 2019 का सवाल था, इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? विकल्प: मनाही, विद्वता, सोना या खुशी। ओके। मनाही, रोक, विद्वता, ज्ञान, सोना, धातु, खुशी, हर्ष। अब भाववाचक की परिभाषा क्या थी? गुण, अवस्था, भाव। तो मनाही एक तरह की अवस्था या नियम है, विद्वता गुण है, खुशी भाव है। ये तीनों महसूस या समझने वाली चीजें हैं। लेकिन सोना तो धातु है, पदार्थ है, देख सकते हैं, छू सकते हैं, तौल सकते हैं। तो यहां जवाब सोना ही होगा, क्योंकि वो भाववाचक नहीं है। एकदम सही पकड़ा। स्रोत भी यही कहता है। सोना यहाँ द्रव्यवाचक संज्ञा है। मनाही, विद्वता, खुशी ये तीनों भाववाचक है। ये उदाहरण दोनों के बीच का फर्क बहुत अच्छे से दिखाता है। हाँ, ये तो अब काफी साफ हो गया। द्रव्यवाचक मतलब पदार्थ, नापा तौला जा सकने वाला और आमतौर पर एक वचन। भाववाचक मतलब गुण, अवस्था, भाव, जिसे महसूस करें। जी, ये बेसिक अंतर है और एग्जाम में अक्सर इन्हीं दोनों में कंफ्यूज करने की कोशिश होती है। तो अब तक जो हमने बात की उसका निचोड़ क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा को कैसे पहचानें? क्या ध्यान रखें? मुख्य रूप से 3 बातें। एक, ये किसी पदार्थ, धातु, द्रव्य या सामग्री का नाम होगा। ठीक। 2, इसे सामान्यतः नापा या तौला जा सकेगा, गिना नहीं जाएगा, मतलब अनकाउंटेबल। और 3, जब ये पदार्थ का बोध कराएगी तो वाक्य में एक वचन के रूप में यूज होगी। जैसे सोना, चांदी, लोहा, लकड़ी, पानी, दूध, गेहूं, तेल, आटा, दही, ये सब फिट बैठते हैं। बिल्कुल, ये सभी शब्द इन कसौटियों पर खरे उतरते हैं। तो ये थी हमारी आज की गहरी बातचीत द्रव्यवाचक संज्ञा पर। परिभाषा समझी, पहचानने के तरीके देखे, वो नापतौल वाला नियम खासतौर पे, और ये भी कि ये भाववाचक से कैसे अलग है। हाँ, और ये भी देखा कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सवाल कैसे बनते हैं जो इन दोनों के अंतर पर टिके होते हैं। ये जानना कि भाई दूध या सोना क्यों द्रव्यवाचक है और मिठास या खुशी क्यों भाववाचक, ये बहुत काम आता है। सही कहा। ये दिखाता है कि व्याकरण के नियम उदाहरणों से और लॉजिक से समझने कितने जरूरी हैं। वैसे इस पूरी चर्चा के बाद ना मेरे मन में एक और सवाल आ रहा है, थोड़ा सोचने वाला। जरूर बताइए। व्याकरण ऐसे ही सवालों को जन्म देता है। हम कह रहे थे कि सोना जब पदार्थ है तो द्रव्यवाचक, लेकिन सोने जब सिक्के या गहने हों तो जातिवाचक जैसा हो जाता है। हाँ, इस पर बात हुई थी। तो क्या यह मुमकिन है कि भाषा में ये कैटेगरीज इतनी फिक्स ना हो? क्या एक ही शब्द वाक्य में इस्तेमाल के आधार पर कभी द्रव्यवाचक तो कभी जातिवाचक बन जाए? जैसे लोहा द्रव्यवाचक है, पर अगर कोई कहे मिस्त्री ने दीवार में 2 लोहे ठोके, अब यहां लोहे का मतलब शायद लोहे की रॉड या कीले हैं जिन्हें गिना जा रहा है, तो क्या यहां लोहा जातिवाचक बन गया? अरे वाह, ये तो बहुत ही दिलचस्प और गहरा सवाल है। ये भाषा की फ्लेक्सिबिलिटी और कॉन्टेक्स्ट के रोल को दिखाता है। देखिए, व्याकरण हमें नियम और कैटेगरीज देता है, पर असल इस्तेमाल में शब्द कई बार अपनी भूमिका बदल लेते हैं। हाँ, आपका उदाहरण बिल्कुल सही है। जब लोहा पदार्थ है तब द्रव्यवाचक, जब लोहे का मतलब लोहे की बनी गिनी जाने वाली चीजें हैं, छड़ें, कीलें, औजार, तो वो जातिवाचक संज्ञा की तरह ही काम कर रहा है। ये वाकई सोचने का विषय है कि कैसे कॉन्टेक्स्ट न सिर्फ मीनिंग बदलता है बल्कि शब्द के ग्रामेटिकल टाइप को भी असर कर सकता है। शायद भाषा नियमों के सख्त ढांचे से ज्यादा एक बहती नदी की तरह है। नमस्कार। आज हम हिंदी व्याकरण की दुनिया में एक खास सफर पर निकल रहे हैं। हमारे पास कुछ दस्तावेज हैं 047 संज्ञा संबंधी PDF से लिए गए अंश। जी। इनमें हिंदी व्याकरण के अहम हिस्से, खासकर संज्ञा और उससे जुड़ी अवधारणाओं पर आधारित सवाल जवाब हैं। और ये सवाल सिर्फ अकादमिक नहीं है, ये वीडियो UPSC, UPPCL, बिहार पुलिस कांस्टेबल जैसी कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। हाँ, बिल्कुल, मतलब ये व्यवहारिक रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण है। वही तो आज का हमारा लक्ष्य है, इन स्रोतों के जरिए संज्ञा, विकारी शब्दों और पदबंधों जैसी अवधारणाओं को सिर्फ परिभाषित नहीं करना, बल्कि उनकी बारीकियों को समझना। जी, ये देखना कि वे भाषा में कैसे काम करते हैं। बिल्कुल। चलिए, इस ज्ञान के पिटारे को खोलते हैं जरा।
शुरुआत एक बुनियादी अवधारणा से करते हैं, विकारी शब्द। स्रोत में एक सवाल 105 है कि ये कितने तरह के होते हैं। ये विकारी का मतलब क्या है असल में? बिल्कुल। विकारी शब्द का मतलब ही है जिसमें विकार यानी बदलाव आ सके। हिंदी व्याकरण में विकारी शब्द वे होते हैं जिनके रूप में लिंग, वचन या कारक के आधार पर परिवर्तन हो सकता है। अच्छा, जैसे? वाक्य में भूमिका के हिसाब से रूप बदलना। हाँ, कुछ वैसा ही समझ सकते हैं। जैसे स्रोत का उदाहरण देखिए, लड़का पढ़ता है। यहाँ लड़का पुल्लिंग एक वचन है। अगर लिंग बदल दें तो वाक्य हो जाता है लड़की पढ़ती है। देखा, लड़का बदलकर लड़की हो गया और क्रिया भी पढ़ता है से पढ़ती है हो गई। हाँ हाँ, क्रिया भी बदल गई। जी, इसी तरह वचन बदले तो लड़के पढ़ते हैं या लड़कों ने पढ़ा। ये जो शब्द लिंग, वचन, कारक के अनुसार अपना रूप बदल रहे हैं, वही विकारी हैं। और स्रोत बताता है कि ये 4 प्रकार के होते हैं। एकदम सही। स्रोत के अनुसार विकारी शब्दों के 4 भेद हैं: संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। ठीक है। जी, ये चारों ही ऐसे शब्द हैं जो वाक्य में अपनी स्थिति और संदर्भ के हिसाब से रूप बदल सकते हैं। ये भाषा की नींव की तरह है, समझिए। ठीक है, तो ये आधारशिला है। अब मुख्य विषय पे आते हैं, संज्ञा। स्रोत में एक बड़ा दिलचस्प उदाहरण है, प्रश्न 106। हाँ, वो गांधी जी वाला है ना। हाँ वही। गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है। हाँ वही। इसमें पूछा गया है कि संज्ञा किस रूप से किस रूप में बदल रही है। ये थोड़ा सोचने पर मजबूर करता है। गांधी तो एक व्यक्ति का नाम है, व्यक्तिवाचक संज्ञा हुई, है ना? हाँ, यहीं पर व्याकरण का एक, कह सकते हैं, सूक्ष्म पहलू सामने आता है। सामान्य तौर पर गांधी एक व्यक्ति का नाम होने के कारण व्यक्तिवाचक संज्ञा ही है। बिल्कुल सही। हाँ। लेकिन इस वाक्य में गांधी शब्द का प्रयोग सिर्फ उस व्यक्ति के लिए नहीं हो रहा। अच्छा। देखिए, राष्ट्रपिता की उपाधि से जुड़कर ये एक तरह से उस उपाधि या उस जैसे गुणों का प्रतिनिधित्व कर रहा है जो किसी एक व्यक्ति तक सीमित नहीं, बल्कि एक वर्ग या अवधारणा जैसा बन गया है। ओहो, यानी नाम इतना बड़ा हो गया कि वो एक प्रतीक बन गया, एक तरह से पूरी जाति का बोध कराने लगा। बिल्कुल, आप सही समझे। ये दिखाता है कि भाषा कैसे समाज की सोच और मूल्यों को दर्शाती है। जब कोई व्यक्ति इतना महत्वपूर्ण हो जाता है कि उसका नाम ही एक पूरी अवधारणा का पर्याय बन जाए, तो व्याकरण में भी उसका असर दिखता है। इसलिए स्रोत के अनुसार इस वाक्य में गांधी का प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञा से जातिवाचक संज्ञा की तरह माना गया है। ये एक खास स्थिति है। ये वाकई दिलचस्प है। अच्छा, अब एक और तरह की संज्ञा पर आते हैं, भाववाचक संज्ञा। स्रोत में प्रश्न 107 में कालिमा शब्द का जिक्र है। ये क्या है? भाव मतलब फीलिंग? हाँ, भाववाचक संज्ञाएं वो होती हैं जो किसी गुण, दशा, भाव या क्रिया के व्यापार का नाम होती हैं, जिन्हें हम छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस या समझ सकते हैं। कालिमा एक भाववाचक संज्ञा है। और ये बनी कैसे? काला से? जी हाँ, स्रोत बताता है कि कालिमा शब्द विशेषण काला से बना है। यानी ये बनाई जा सकती हैं। ये पैदा कैसे होती हैं? हाँ, अक्सर ये बनाई जाती हैं। स्रोत के मुताबिक भाववाचक संज्ञाएं सामान्यतः जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया या अव्यय शब्दों में कुछ खास प्रत्यय जोड़कर बनती हैं। प्रत्यय मतलब सफिक्स? जी, सफिक्स, जैसे आव, त्वा, पन, ई, ता, हट वगैरह। स्रोत में कुछ और उदाहरण भी दिए गए हैं। सुंदर से सुंदरता, वीर से वीरता या वीरत्व, लाल से लालिमा, इसी तरह काला से कालिमा। ये प्रत्यय और शब्द के अर्थ को एक भाव या गुण के नाम में बदल देते हैं। समझ गया। सुंदर से सुंदरता, वीर से वीरता, ठीक है। और फिर एक प्रश्न 108 है जहां कुछ शब्द दिए हैं, आसमानी, नियमित, पाश्चात्य और अनुशासन, और पूछा है कि इनमें से संज्ञा कौन है। ये कभी-कभी थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है। हाँ, ये भेद पहचानना जरूरी है। बिल्कुल। यहाँ अनुशासन शब्द संज्ञा है। ये गुण या अवस्था का नाम है ना, डिसिप्लिन। हाँ। बाकी तीनों शब्द आसमानी, नियमित, पाश्चात्य, ये विशेषण है, एडजेक्टिव्स। वे किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, जैसे आसमानी रंग, नियमित छात्र, पाश्चात्य संगीत। स्रोत ये भी साफ करता है कि अनुशासन, जो कि संज्ञा है, उससे बनने वाला विशेषण अनुशासित होता है, जैसे अनुशासित व्यक्ति। अनुशासित।
ठीक है, तो मूल बात वही है, संज्ञा नाम है, विशेषण उस नाम की विशेषता बताता है। बिल्कुल साफ। अच्छा, स्रोत में एक मिलान करने वाला प्रश्न 109 भी है, जो संज्ञा के विभिन्न भेदों को समझने में मदद करता है। शब्द हैं जुलाई, महीना, कुंज, पानी। इन्हें सही संज्ञा भेद से मिलाना है। हाँ, ये वर्गीकरण को पक्का करने के लिए अच्छा अभ्यास है। स्रोत के अनुसार सही मिलान इस तरह है। जुलाई, ये एक खास महीने का नाम है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हुई, प्रॉपर नाउन। ठीक है। मैना, ये एक पक्षी का नाम है, पर ये किसी एक खास मैना की बात नहीं, बल्कि मैना पक्षी की पूरी जाति का बोध करा रहा है, तो ये जातिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन। पूरी जाति। हाँ, कुंज, ये शब्द पेड़ों के समूह या झुंड का बोध कराता है, जी। तो ये समूहवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन। समूहवाचक। और पानी, ये एक द्रव्य या पदार्थ का नाम है, जिसे नापा या तौला जा सकता है, पर गिना नहीं जा सकता, तो ये द्रव्यवाचक संज्ञा, मटीरियल नाउन। पानी, तेल, सोना, चांदी, ये सब द्रव्यवाचक। ठीक है, इस मिलान से 5 मुख्य भेद स्पष्ट हो जाते हैं, पर स्रोत में एक और प्रकार का जिक्र है, संबंधवाचक संज्ञा। प्रश्न 110 पूछता है कि बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप क्या होगा। ये क्या होता है? संबंधवाचक संज्ञा वो होती है जो किसी संज्ञा से संबंध रखने वाले भाव या वस्तु का बोध कराती है, मतलब रिलेशन दिखाए। अच्छा। स्रोत के अनुसार बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप बपौती है। बपौती। बपौती का अर्थ है वह संपत्ति, अधिकार या गुण जो बाप से मिला हो या उससे संबंधित हो। जैसे कहते हैं ना, ये जमीन उसकी बपौती है। हाँ, सुना है। बपौती, बाप से मिला हुआ। ठीक है। अब एक और महत्वपूर्ण और कभी-कभी थोड़ा जटिल लगने वाले विषय पर आते हैं, संज्ञा पदबंध, नाउन फ्रेज। ये क्या बला है भाई? बला नहीं, भाषा को सुंदर और विस्तृत बनाने का एक तरीका है। देखिए, वाक्य में हमेशा एक अकेला शब्द ही संज्ञा का काम नहीं करता। कई बार शब्दों का एक पूरा समूह मिलकर वही काम करता है जो एक अकेली संज्ञा करती है। मतलब वाक्य में कर्ता बनना, कर्म बनना या पूरक बनना। अच्छा, शब्दों का समूह। जी, ऐसे शब्दों के समूह को ही संज्ञा पदबंध कहते हैं। इस समूह का एक मुख्य शब्द होता है जो कि संज्ञा होता है, उसे शीर्ष पद कहते हैं, और बाकी शब्द उस संज्ञा की विशेषता बताने या उसका विस्तार करने के लिए उसके साथ जुड़ते हैं। वे आश्रित पद कहलाते हैं। शीर्ष पद और आश्रित पद। हाँ, और पूरा समूह मिलकर एक इकाई की तरह काम करता है। स्रोत में इसके कई उदाहरण हैं। जैसे प्रश्न 112 में वाक्य है, घर के आंगन में लगे पेड़ सूख गए। इसमें पदबंध कहाँ है और कैसे पहचाने? यहाँ ध्यान से देखिए, सवाल पूछिए, सूख क्या गए? पेड़। बिल्कुल, पेड़ वाक्य का कर्ता है और संज्ञा है। लेकिन सिर्फ पेड़ नहीं सूखे, बल्कि घर के आंगन में लगे पेड़ सूखे हैं ना। हाँ, तो ये पूरा वाक्यांश घर के आंगन में लगे इस पेड़ संज्ञा का विस्तार कर रहा है, उसके बारे में अतिरिक्त जानकारी दे रहा है। और ये पूरा समूह घर के आंगन में लगे पेड़ मिलकर वाक्य में कर्ता का काम कर रहा है। कर्ता का काम कर रहा है। जी हाँ, इसलिए घर के आंगन में लगे पेड़ एक संज्ञा पदबंध है। इसमें शीर्ष पद पेड़ है जो कि संज्ञा है। अच्छा, तो हमें देखना है कि कौन सा शब्द समूह वाक्य में संज्ञा, कर्ता, कर्म आदि की जगह ले रहा है और उसका मुख्य शब्द संज्ञा है। बिल्कुल सही पकड़ा। चलिए एक और उदाहरण, प्रश्न 113 देखते हैं। पुरस्कार पाने वालों में कुछ हमारे विद्यालय के छात्र हैं। यहाँ रेखांकित है पुरस्कार पाने वाले। क्या ये भी संज्ञा पदबंध है? आप कोशिश कीजिए। यहाँ पुरस्कार पाने वाले किसकी बात कर रहा है? ये उन लोगों की बात कर रहा है जिन्हें पुरस्कार मिला, एक समूह की तरह, और वाक्य में ये बता रहा है कि उनमें से कुछ छात्र हैं। तो हाँ, ये संज्ञा की तरह ही लग रहा है, कर्ता जैसा। बिल्कुल सही। पुरस्कार पाने वाले यहाँ उन व्यक्तियों के समूह को इंगित कर रहा है और वाक्य में संज्ञा की तरह प्रयुक्त हो रहा है। ये संज्ञा पदबंध है। देखिए, ये पदबंध वाक्य में अलग अलग भूमिका निभा सकते हैं। जैसे स्रोत की एक और उदाहरण प्रश्न 116 में देखें, सभी प्रश्नों के उत्तर देने वाले बच्चों को पुरस्कार मिलेगा। यहाँ पुरस्कार किसको मिलेगा? सभी प्रश्नों के उत्तर देने वाले बच्चों को। सही। यहाँ मुख्य शब्द बच्चों हैं जो संज्ञा है, और बाकी शब्द उसका विस्तार कर रहे हैं। ये पूरा समूह वाक्य में कर्म का कार्य कर रहा है।
किसको मिलेगा का जवाब है। अच्छा, कर्म का। जी, तो ये भी संज्ञा पदबंध है। तो ये कर्ता भी हो सकते हैं, कर्म भी? हाँ, और पूरक भी। स्रोत में दिए गए अन्य उदाहरण जैसे देश भर के दलित अब बेरोजगार नहीं रहेंगे, प्रश्न 114 में देश भर के दलित ये करता है। हाँ। या पड़ोस में रहने वाला शक्ति एक मेधावी छात्र है, प्रश्न 115 में पड़ोस में रहने वाला शक्ति ये भी करता है। ये सब संज्ञा पदबंध के ही उदाहरण हैं। मुख्य बात यह है कि वे एक संज्ञा इकाई के रूप में कार्य करते हैं। ये भाषा को विस्तार और स्पष्टता देते हैं। ये पदबंध वाली बात अब काफी साफ हो गई है, उदाहरणों से समझना आसान हो गया। अब एक और विशेष प्रकार की संज्ञा का जिक्र स्रोत में है, क्रियार्थक संज्ञा, वर्बल नाउन। प्रश्न 117 पूछता है कि ये क्या है? नाम से तो लगता है क्रिया भी है, संज्ञा भी। हाँ, इसका नाम ही इसकी कहानी कहता है। जब कोई क्रिया अपने मूल रूप धातु प्लस ना में वाक्य में संज्ञा की तरह इस्तेमाल होती है, मतलब किसी कार्य का नाम बन जाती है, तो उसे क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं। अच्छा, वो क्रिया का अर्थ भी देती है, लेकिन वाक्य में काम संज्ञा का करती है। कोई उदाहरण? स्रोत का उदाहरण बहुत अच्छा है। मंत्री जी के ठहरने की व्यवस्था कीजिए। यहाँ ठहरने शब्द को देखिए, ये ठहरना क्रिया से बना है, लेकिन इस वाक्य में ये क्रिया नहीं कर रहा, बल्कि एक कार्य का नाम बता रहा है। किस चीज की व्यवस्था? ठहरने की। हाँ, बिल्कुल। तो यहाँ ठहरने शब्द संज्ञा का काम कर रहा है, इसी को क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं। अरे वाह, तो टहलना सेहत के लिए अच्छा है, मैं टहलना भी यही हुआ? एकदम सही। टहलना यहाँ एक क्रिया का नाम है और वाक्य का कर्ता है, इसलिए ये क्रियार्थक संज्ञा है। समझ गया। और इसके एक खास पहचानिया विशेषता भी है, जिसका जिक्र प्रश्न 118 में है। वो क्या है? स्रोत बताता है कि क्रियार्थक संज्ञा हमेशा बिना किसी अपवाद के एक वचन पुल्लिंग रूप में ही रहती है, सिंगुलर मैस्कुलिन। हमेशा एक वचन पुल्लिंग? जी हाँ, हमेशा। चाहे उसका कर्ता स्त्रीलिंग हो या बहुवचन, क्रियार्थक संज्ञा का रूप नहीं बदलता। जैसे हम कहते हैं टहलना अच्छा है, ये नहीं कहते कि औरतों का टहलनी अच्छी है या बच्चों के टहलने अच्छे हैं। हाँ, ये तो है। पढ़ना जरूरी है, लिखना मुश्किल है, ये सब एक वचन पुल्लिंग में ही रहेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण नियम है, याद रखने लायक। चलिए अब कुछ और बिंदुओं पर नजर डालते हैं जो स्रोतों में सामने आए। एक वाक्य था, मेरा काम है पढ़ना और तुम्हारा काम है लिखना, प्रश्न 111। इसकी व्याकरणिक संरचना के बारे में स्रोत क्या कहता है? स्रोत इसे वाक्य संरचना के दृष्टिकोण से देखता है। ये बताता है कि यह एक संयुक्त वाक्य है, कंपाउंड सेंटेंस। संयुक्त वाक्य क्यों? क्योंकि इसमें दो स्वतंत्र उपवाक्य है, मेरा काम है पढ़ना और तुम्हारा काम है लिखना। ये दोनों और संयोजक से जुड़े हैं। हाँ, दो अलग बातें हैं। जी, दोनों ही उपवाक्य अपने आप में पूरा अर्थ देते हैं, इसलिए दोनों प्रधान उपवाक्य हैं। स्रोत यह भी स्पष्ट करता है कि इसमें कोई संज्ञा उपवाक्य, नाउन क्लॉज नहीं है। हालांकि पढ़ना और लिखना यहाँ क्रियार्थक संज्ञाएं हैं जो पूरक का काम कर रही हैं। ओके, वाक्य संरचना समझना भी जरूरी है। एक और वाक्य पर स्रोत ने ध्यान दिलाया है, उस लड़के को बुलाइए, प्रश्न 119। इसमें लड़के शब्द के बारे में क्या खास बात है? ये बहुवचन जैसा लगता है, लड़के। यहीं पर अक्सर भ्रम होता है। स्रोत स्पष्ट करता है कि इस वाक्य में लड़के शब्द संज्ञा है और यह एक वचन है, सिंगुलर, बहुवचन नहीं। एक वचन कैसे? यहाँ यह कर्म कारक में है, ऑब्जेक्टिव केस। सवाल पूछिए, किसको बुलाइए? उस लड़के को। बिल्कुल, उस शब्द भी इशारा कर रहा है कि एक ही लड़के की बात हो रही है। हिंदी में जब लड़का शब्द कर्म कारक एक वचन में आता है या उसके बाद कोई परसर्ग लगता है तो उसका रूप लड़के हो जाता है, जैसे लड़के ने कहा, लड़के को दो। अच्छा, ये कारक का चक्कर है। जी, इसे बहुवचन लड़के, जैसे लड़के खेल रहे हैं, से अलग समझना जरूरी है। रूप एक जैसा दिख सकता है पर भूमिका अलग है। ये कारक वाली बात बहुत अहम है। रूप बदलने से अर्थ बदल सकता है या भ्रम हो सकता है। बिल्कुल। अच्छा, एक प्रश्न योग रूढ़ संज्ञा शब्दों के बारे में भी था। ये क्या होते हैं? ये नाम थोड़ा डरावना लगता है। डरावना नहीं, बस थोड़ा घुमावदार है। देखिए, योग रूढ़ शब्द दो हिस्सों से बना है, योग यानी जुड़ना और रूढ़ यानी किसी खास अर्थ में पक्का हो जाना। योग प्लस रूढ़। हाँ, तो योग रूढ़ शब्द वे होते हैं जो बनते तो दो या अधिक शब्दों या शब्दांशों के योग से हैं, लेकिन उनका अर्थ उन जुड़ने वाले शब्दों के सीधे सीधे अर्थ से निकलकर
किसी एक विशेष व्यक्ति, वस्तु या प्राणी के लिए पूरी तरह से रूढ़ हो जाता है, मतलब फिक्स्ड हो जाता है। मतलब जोड़ कुछ और, मतलब कुछ खास। हाँ, कह सकते हैं। जैसे पंकज शब्द पंख कीचड़ प्लस जन्मा से बना है। शाब्दिक अर्थ हुआ कीचड़ में जन्मा। अब कीचड़ में तो घोंघे, केचुए, कई चीजें जन्म लेती हैं, पर पंकज शब्द सिर्फ कमल के फूल के लिए रूढ़ हो गया है। हाँ, पंकज मतलब कमल। इसी तरह गिरिधर, गिरी पर्वत प्लस धर धारण करने वाला। पर्वत तो हनुमान जी ने भी उठाया था, पर गिरिधर शब्द सिर्फ श्री कृष्ण के लिए रूढ़ है। समझ गया। ये बहुव्रीहि समास जैसे होते हैं क्या? हाँ, बहुत से योगरूढ़ शब्द बहुव्रीहि समास के उदाहरण होते हैं, क्योंकि उनमें भी अन्य पद प्रधान होता है और एक विशेष अर्थ निकलता है। पर हर योगरूढ़ शब्द बहुव्रीहि हो ये जरूरी नहीं। अच्छा, अब श्रोत के प्रश्न 120 में क्या था? प्रश्न में कुछ शब्दों के समूह दिए गए थे और पूछा गया था कि कौन सा समूह योगरूढ़ शब्दों का सही क्रम नहीं है या अशुद्ध है। श्रोत ने एक क्रम लंबोदर, दशानन, पीतांबर को इस रूप में चिन्हित किया। अब देखिए, लंबोदर लंबा उदर वाले गणेश, दशानन 10 आनन वाले रावण, पीतांबर पीले वस्त्र वाले विष्णु कृष्ण, ये सभी योगरूढ़ हैं। हाँ, ये तो सब योगरूढ़ लग रहे हैं, तो अशुद्ध क्यों? श्रोत ये नहीं बताता कि उस विशेष प्रश्न के विकल्पों में यह क्रम अशुद्ध क्यों माना गया। हो सकता है कोई टाइपिंग की गलती हो या विकल्पों का संयोजन कुछ और दिया गया हो परीक्षा में। पर मुख्य बात यह है कि हमें योगरूढ़ की परिभाषा समझनी है। योग से बनना पर अर्थ रूढ़ हो जाना। दिलचस्प है कि श्रोत ने कारण नहीं बताया, पर परिभाषा स्पष्ट हो गई। और अंत में वापस विकारी शब्दों पर आते हुए एक और उदाहरण प्रश्न 121 है, लड़का। हाँ, ये पूरी चर्चा को एक तरह से समेटता है। लड़का शब्द फिर से विकारी शब्द का उदाहरण है। जैसा हमने शुरू में बात की थी, वाक्य में प्रयोग के अनुसार इसका रूप बदलता है। लड़का खेलता है, लड़के खेलते हैं, लड़कों ने खेला, लड़कों के लिए लाओ। ये फिर से पुष्टि करता है कि संज्ञा विकारी शब्द होते हैं। तो आज हमने हिंदी व्याकरण की कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ियों को जोड़ा। हमने समझा कि विकारी शब्द क्या होते हैं और क्यों बदलते हैं, उनके 4 प्रकार कौन से हैं। जी, हमने संज्ञा के कई भेदों को उदाहरणों से देखा। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक और वो संबंधवाचक भी। हाँ, बपौती वाला। और हमने ये भी गहराई से समझा कि संज्ञा पदबंध क्या होते हैं और कैसे वे वाक्य में एक अकेली संज्ञा की जगह लेकर भाषा को अधिक विस्तृत और सटीक बनाते हैं। बिल्कुल। फिर हमने क्रियार्थक संज्ञा की अनूठी प्रकृति को देखा, कैसे क्रिया होते हुए भी वो संज्ञा का काम करती है और हमेशा एक वचन पुल्लिंग रहती है। और कुछ विशेष उदाहरणों ने हमें चौंकाया भी, जैसे गांधी का व्यक्तिवाचक से जातिवाचक की तरफ प्रयोग होना। हाँ, या लड़के शब्द का एक वचन और बहुवचन में दिखने वाला समान रूप पर कारक के कारण अलग होना। बिल्कुल। ये सब दिखाता है कि भाषा सिर्फ नियमों का संग्रह नहीं है, बल्कि एक जीवित, विकसित होती प्रणाली है जिसमें हर शब्द, हर संरचना का अपना महत्व और कार्य है। सही कहा। और ये नियम हमें भाषा को अधिक स्पष्टता और सुंदरता से प्रयोग करने में मदद करते हैं। ये सारी जानकारी निश्चित रूप से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों के लिए तो बहुत उपयोगी है ये। हाँ, बिल्कुल है। और आज की चर्चा के बाद एक विचारणीय प्रश्न छोड़ जाते हैं। जी। क्या व्याकरण के इन नियमों और संरचनाओं जैसे पदबंध, क्रियार्थक संज्ञा या शब्दों के विकारी रूपों को समझना सिर्फ परीक्षाओं में अंक लाने तक ही सीमित है, या फिर इनकी गहरी समझ हमें अपनी रोजमर्रा की बातचीत, लेखन और यहाँ तक कि सोच को अधिक स्पष्ट, सटीक और प्रभावशाली बनाने में भी मदद करती है? कैसे? इस पर थोड़ा मंथन किया जा सकता है।